अध्याय 1 तलाक के लिए शीतलन अवधि। तलाक के लिए शीतलन अवधि। ड्रीमलाइन सिटी, सफायर वार्ड। विवाह पंजीकरण कार्यालय, पंजीकरण डेस्क। बाईं ओर का कार्यालय विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए है, लेकिन ये लगभग सुनसान है। दाईं ओर का कार्यालय तलाक के आदेश जारी करने के लिए है और यह हमेशा ग्राहकों से भरा रहता है। उसी क्षण टोपी, धूप का चश्मा और मास्क पहने एक आकर्षक कदकाठी और व्यवहार वाली महिला ने भौहें चढ़ाकर कर्मचारी से एक प्रश्न पूछा। उसके बगल में लगभग 25 वर्ष का एक लंबा, आकर्षक भौहों और चमकीली आंखों वाला पुरुष खड़ा था। दोनों सुबह खुलते ही विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंच गए और कतार में लग गए। लंबे इंतजार के बाद उन्होंने हस्ताक्षरित तलाक समझौता और संबंधित दस्तावेज सौंप दिए, लेकिन कर्मचारी ने बताया कि मुझे तुरंत तलाक नहीं मिल सकता, इसके लिए शीतलन अवधि आवश्यक है। नवीनतम नागरिक कानून के अनुसार तलाक की कार्यवाही के लिए 30 दिन की शांति अवधि आवश्यक है। इस अवधि के दौरान यदि पति या पत्नी में से कोई भी तलाक नहीं चाहता है तो वे विवाह पंजीकरण कार्यालय में अपना तलाक आवेदन वापस ले सकते हैं। महिला ने फिर पूछा, हम दोनों तलाक चाहते हैं, क्या हमें तुरंत तलाक का आदेश नहीं मिल सकता? सुलह के सिद्धांत का पालन करते हुए कर्मचारी ने सलाह दी, महोदया, आप दोनों एक बार फिर से विचार कर लें। एक क्षणिक आवेग के कारण अपने जीवन की खुशियों को बर्बाद न करें। महिला ने अपने बगल में बैठे पुरुष की ओर देखा, एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंततः दृढ़ रही। धन्यवाद, हमें अब इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मिनट बाद दोनों विवाह पंजीकरण कार्यालय से बाहर निकले। महिला ने रेयांश खन्ना के साथ सड़क किनारे खड़ी एक सफेद इनोवा क्रिस्टा में बैठने से पहले सावधानी से चारों ओर देखा। कार में बैठी छोटे बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला ने चिंता से पूछा, क्या हो गया? युवती ने अपने धूप के चश्मे उतारे, जिससे उसका सुंदर और आकर्षक चेहरा दिखाई दिया। अगर कोई राहगीर उन्हें देखता तो तुरंत उन्हें हाल ही में मशहूर हुई महिला सेलिब्रिटी के रूप में पहचान लेता। तान्या बंसल एक भोली भाली और प्यारी लड़की के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराती रहने वाली यह सुपरस्टार इस समय थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। कनपटी मलते हुए उन्होंने कहा, विवाह पंजीकरण कार्यालय ने कहा है कि तलाक का आदेश जारी होने से पहले 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है। 30 दिन? अधेड़ उम्र की महिला चौंक गई, साफ तौर पर निराश थी। उनका नाम पल्लवी सूरी था और वह तान्या बंसल की एजेंट थीं। उन्होंने ही तान्या बंसल को अपने साधारण पति से तलाक लेने के लिए जोरदार आग्रह किया था, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल की ओर देखा, फिर उस शांत, आकर्षक व्यक्ति की ओर और आह भरी। इस शादी के नाकाम होने का सबूत दिए हुए 3 साल हो चुके हैं। अब इसे 30 दिन और खींचने का क्या मतलब? कार का माहौल थोड़ा गंभीर था जब रेयांश खन्ना अचानक बोले, मैं आज घर छोड़ रहा हूं और 1 महीने बाद तलाक का आदेश लेने वापस आएंगे। इतना कहकर उन्होंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। हमेशा की तरह उनके लंबे और सीधे कद को देखकर तान्या बंसल खुद को रेयांश खन्ना कहने से रोक नहीं पाईं। रेयांश खन्ना मुड़े, उनके चेहरे पर शांति थी और उनकी आंखों का जोश गायब हो गया था। तान्या बंसल ने मुंह खोला, उनकी आवाज थोड़ी रूखी थी, क्या आपको वाकई वो 3 करोड़ रुपए नहीं चाहिए? कॉलेज में ही तान्या और रेयांश खन्ना को पहली नज़र में प्यार हो गया था। 4 साल तक डेटिंग की, ग्रेजुएशन के बाद शादी की और अब 3 साल से शादीशुदा हैं। तान्या बंसल एक साधारण कॉलेज छात्रा से एक टैलेंट शो में हिस्सा लेने के बाद रातों रात मशहूर हो गईं और अब एक बेहद लोकप्रिय गायिका हैं। रेयांश खन्ना हर समय उनके साथ रहे, उनके सहायक और अंगरक्षक की भूमिका निभाते रहे। मंच पर उनका जलवा चमकता रहा, वहीं रेयांश खन्ना चुपचाप पर्दे के पीछे उनकी रक्षा करते रहे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और तान्या बंसल रेयांश खन्ना के बच्चे की मां बनने तक गर्भवती हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने करियर के लिए गर्भपात करवा लिया। जैसे जैसे तान्या बंसल की लोकप्रियता बढ़ती गई, उन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि रेयांश खन्ना उनसे पीछे छूटते जा रहे हैं। उनके रिश्ते में दरार आने के साथ ही उनका यौन जीवन भी नीरस होता चला गया। हालांकि दोनों अब भी साथ रहते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से वे अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। कैंपस के उन मासूम लड़कों और आकर्षक लड़कियों की पवित्रता मनोरंजन उद्योग में धूमिल हो गई और उनका सच्चा प्यार भी इंसानी दिलों की चंचलता के आगे टिक नहीं पाया। कुछ दिन पहले तान्या बंसल ने तलाक के लिए अर्जी दी। रेयांश खन्ना ने न तो कोई विनती की और न ही रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी सारी संयुक्त संपत्ति छोड़ दी। स्टार बनने के बाद तान्या बंसल ने घर और कार दोनों खरीदे थे और रेयांश खन्ना को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने पल्लवी सूरी के 3 करोड़ रुपए के गोपनीयता शुल्क के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। पल्लवी सूरी को डर था कि तलाक के बाद वह मन में कड़वाहट पाल लेंगे और तान्या बंसल के साथ उनके अफेयर के बारे में सबको बता देंगे, जिससे तान्या बंसल की बेदाग छवि धूमिल हो जाएगी। इसी क्षण तान्या बंसल ने फिर से इस मुद्दे को उठाया, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें भी ऐसी ही चिंताएं हैं। तान्या बंसल की बात सुनकर रेयांश खन्ना ने उनकी ओर मुड़कर देखा और शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा,
हम इतने सालों से साथ हैं और अब भी तुम मुझे नहीं समझते। कितना अफसोस की बात है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। दोपहर की धूप उस पर पड़ रही थी, जिससे वह बिल्कुल साफ सुथरा और बेफिक्र दिख रहा था, ठीक उसी लड़के की तरह जो वह कभी हुआ करता था, बिल्कुल बदला हुआ। तान्या बंसल उसकी पीठ को खाली निगाहों से देखती रही, उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस कमजोरी को रोकते हुए जो छलकने ही वाली थी। यह आदमी सुंदर, सौम्य, विचारशील और जिम्मेदार है। अगर मैं एक साधारण महिला होती तो निस्संदेह उसके साथ बुढ़ापा बिताती। दुर्भाग्य से, अगर मुझे भारतीय संगीत उद्योग के शिखर पर पहुंचना है तो स्वाभाविक रूप से मैं कोई बोझ नहीं उठा सकती। पल्लवी सूरी अभी भी थोड़ी चिंतित थी। इसका क्या मतलब है? क्या वह हर किसी को बताएगा कि वह तुमसे बदला ले रहा है? तान्या बंसल ने आह भरी। मैं उसे जानती हूँ, वह ऐसा नहीं करेगा। पल्लवी सूरी को राहत मिली और वह मुस्कुराई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हें सुरों का संग्राम के तीसरे सीजन में आमंत्रित किया गया है और तुम शुरुआती गायिकाओं में से एक होगी। तान्या बंसल दंग रह गईं, उनकी आंखों से आंसू थम गए और वे खुशी से झूम उठीं। सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। सूरों का संग्राम जैसे शीर्ष स्तरीय कार्यक्रम में शुरुआती गायिका के रूप में चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि उनकी प्रतिभा को पहचान मिली है। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो वे शीर्ष गायिकाओं की श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। पल्लवी सूरी एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मेहर अवस्थी को भी निमंत्रण मिला है और अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तो वह भी शुरुआती गायिकाओं में से एक होंगी। मेहर अवस्थी, ये नाम सुनकर तान्या बंसल ने भौहें चढ़ाईं। वैसे उनका और मेहर अवस्थी का मिलना तो तय ही था। दोनों ने लगभग एक ही समय में डेब्यू किया, एक ही समय में इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया और उनकी शक्ल, सूरत, शैली और गायन क्षमता भी काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि दूसरों से अलग, मेहर अवस्थी पहले से ही एक जानी मानी पॉप दिवा और देश की चहेती हैं। दूसरी ओर तान्या बंसल अभी भी दूसरे दर्जे में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और कई लोग मजाक में उन्हें मेहर अवस्थी का सस्ता संस्करण भी कहते हैं। अगर मेहर अवस्थी भी सूरों का संग्राम में चली जाती हैं और तान्या बंसल, जिनका स्टाइल उनसे मिलता जुलता है लेकिन जिनका रुतबा इतना कम है, तो ये थोड़ा बुरा होगा। पल्लवी सूरी ने आगे कहा, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेहर अवस्थी के बारे में आजकल काफ़ी नकारात्मक खबरें आ रही हैं और मैंने सुना है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। शायद ये तुम्हारे लिए उनकी जगह लेने का मौका है। मेहर अवस्थी की जगह लेना, पॉप दिवा बनना। तान्या बंसल की निगाहें तेज हो गईं और उनकी महत्वाकांक्षा और इच्छा अब छिपी नहीं रही। उस शादी को खत्म करने के बाद, जो शायद खुशहाल थी लेकिन मेरी मदद नहीं कर पाए, अब समय आ गया है कि मैं अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाऊं। रेयांश खन्ना टैक्सी से अपने और तान्या बंसल के घर वापस गए। जल्दी से अपना सामान पैक किया, उस घर पर आखिरी नज़र डाली जहां वे 3 साल रहे थे और बिना पीछे देखे निकल गए। आवासीय परिसर से अपना सूटकेस घसीटते हुए मैंने पहले से ही तेज धूप की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरा तलाक पृथ्वी पर हुआ था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर भी ऐसा ही होगा। रेयांश खन्ना 26 साल तक पृथ्वी पर रहे, जब तक कि 1 महीने पहले एक कार ने उन्हें टक्कर नहीं मार दी और उन्हें मामूली चोटें आईं। तब से पृथ्वी से जुड़ी यादों के कुछ अंश कभी कभी रेयांश खन्ना के मन में आते रहते हैं। हालांकि ये सभी यादें बहुत धुंधली हैं। रेयांश खन्ना को केवल इतना याद है कि पिछले जन्म में उनका पृथ्वी पर तलाक हुआ था और उन्हें बाकी कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है। तान्या बंसल से तलाक लेने के बाद रेयांश खन्ना की आंखों के सामने अजीबोगरीब किरदार दिखने लगे और उन्हें केवल वही देख सकते थे। ठीक अभी की तरह उसके सामने छोटे अक्षरों में 4 पंक्तियां फिर से प्रकट हुईं, कसूर मेरा नहीं कि पृथ्वी स्मृति की पुनर्प्राप्ति प्रगति पर है, पुनर्प्राप्ति प्रगति 1% है। सीधी राख की पृथ्वी स्मृति का पुनर्निर्माण चल रहा है, पूर्णता दर 1% है। पहली मुलाकात की पृथ्वी स्मृति की प्रतिकृति चल रही है, प्रतिकृति प्रगति 1% है। अकेला जज्बा की पृथ्वी स्मृतियों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, प्रगति 1% है। अध्याय 2 बर्फीली रात में अकेला बेर का फूल, ड्रीमलाइन सिटी क्रिसेंट एंटरटेनमेंट मुख्यालय। एक कार्यालय में एक महिला एक बड़ी चमकदार फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी है, चुपचाप नीचे के व्यस्त यातायात को देख रही है। महिला का चेहरा अंडाकार था, भौहें दूर के पहाड़ों जैसी, आंखें शरद ऋतु के पानी जैसी और सुडौल काया थी। बिना मेकअप के भी, केवल एक साधारण सफ़ेद कमीज और जीन्स पहने हुए, वह विस्तृत मेकअप वाली महिला हस्तियों से कई गुना अधिक सुंदर थी। दुर्भाग्य से महिला का स्वभाव बहुत ठंडा था, वह बर्फीली रात में अकेले खिले बेर के फूल की तरह थी। हालांकि वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इतनी निर्मम भी थी कि लोग उसके करीब नहीं आ पाते थे। हालांकि हाल ही में फैली अफवाहों के बीच ठंडी रात में बेर के फूल की तरह अकेली यह महिला एक ऐसी बेशर्म रखेल के रूप में बदल गई है जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए अपना शरीर बेचती है और एक दिवा की तरह व्यवहार करना पसंद करती है।
इसके अलावा वह हाल ही में गंभीर रूप से बीमार थी और उसकी आवाज़ प्रभावित हुई थी, इसलिए कई लोग बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वह पतन की ओर जाएगी। अपने डेब्यू के महज 3 साल में वह सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का खिताब जीतने से लेकर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए नामांकित होने तक का सफर तय कर चुकी है और अब वह संगीत जगत की एक उभरती हुई स्टार है। उसने बहुत जल्दी प्रसिद्धि हासिल कर ली, बहुत से लोगों का रास्ता अवरुद्ध करना। हालांकि चिंता की बात सिर्फ अफवाहें और छुपकर बैठे दुश्मन ही नहीं हैं। मेज पर एक पैकेट भी पड़ा है। पैकेट खोला गया था और उसके अंदर मेहर अवस्थी की एक तस्वीर थी, जिस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, मेरा इंतजार करो। गोल चेहरे और थोड़ी गोल मटोल काया वाली सहायक ने घबराकर कहा, मेहर, दिव्या मैम, इस महीने हमें ये तीसरी तस्वीर मिली है। मेहर अवस्थी का इन दिनों भाग्य साथ नहीं दे रहा है। बदनामी के अलावा उन्हें धमकियों से भरे कई पैकेट भी मिले हैं। कंपनी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है, लेकिन ये पैकेट डाक से नहीं भेजे गए थे। इन्हें चुपके से क्रिसेंट एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रवेश द्वार पर रख दिया गया था। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि पैकेट किसने पहुंचाया। वे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं या फिर वे कट्टर सासायंग प्रशंसक हो सकते हैं। अगर बाद वाला मामला है तो स्थिति और भी पेचीदा हो सकती है। मनोरंजन जगत में कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें जुनूनी प्रशंसकों ने परेशान किया है या नुकसान पहुंचाया है। कंपनी पहले मेहर अवस्थी के लिए बॉडीगार्ड रखना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह हाल ही में सुर्खियों में थी, इसलिए बॉडीगार्ड रखने पर लोग जरूर कहते कि वह नखरे दिखा रही हैं। अंत में मेहर अवस्थी की एजेंट दिव्या कपूर ने सुझाव दिया कि उनके नाम पर एक पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त किया जाए, जिसे असिस्टेंट का पदनाम दिया जाए, लेकिन असल में वह बॉडीगार्ड का काम करे। हालांकि मेहर अवस्थी का स्वभाव सख्त है और उन्हें अजनबियों का पीछा करना पसंद नहीं है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, लेकिन सभी को ठुकरा दिया। अब जब उन्हें पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक और धमकी भरा प्रस्ताव आया है। तभी दिव्या कपूर का फोन बजा। यह एक अनजान नंबर था। उन्होंने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से एक सौम्य, शालीन आवाज आई, हेलो, क्या आप मिस कपूर हैं? जी हाँ, मैंने ऑनलाइन नौकरी का विज्ञापन देखा और मैं पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। ठीक है, ये रहा ईमेल पता। कृपया अपना रिज्यूमे भेज दीजिए। अगर आप इस पद के लिए उपयुक्त होंगी तो हम आपको इंटरव्यू के लिए संपर्क करेंगे। दिव्या कपूर ने सहजता से जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद। उस सौम्य आवाज वाले व्यक्ति ने फोन काट दिया। दिव्या मैम, एक और व्यक्ति ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। असिस्टेंट रितिका मेहता बहुत खुश हुई और दिव्या कपूर के फोन में देखने के लिए झुकी। थोड़ी देर में दिव्या कपूर को अपने ईमेल पर एक रिज्यूमे मिला। वाह, कितना हैंडसम है। रिज्यूमे पर फोटो देखकर रितिका मेहता आश्चर्य से बोली, रेयांश खन्ना, 26 साल का है, सहायक और अंगरक्षक के रूप में अनुभव है। यह एकदम सही है। वैवाहिक स्थिति, तलाकशुदा। तलाकशुदा का क्या मतलब है? सहायक अपनी वैवाहिक स्थिति में तलाकशुदा लिखा देखकर थोड़ी उलझन में पड़ गई। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित हैं, अगर आप तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा हैं। तलाकशुदा का क्या मतलब है? लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में काफी उपयुक्त है। मेहर, आओ और देख लो। सहायक की बकबक सुनकर फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी एकांतप्रिय महिला धीरे से मुड़ी। उसका सुंदर अंडाकार चेहरा भावहीन था। उसने बस इतना कहा, तुम तय करो। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी और उसकी पहले साफ आवाज बीमारी से प्रभावित थी, जो दिव्या कपूर और रितिका मेहता के लिए चिंता का एक और कारण था। अगले हफ्ते मेहर अवस्थी सुरों का संग्राम के पहले एपिसोड की रिकॉर्डिंग में भाग लेंगी। वह फिलहाल अफवाहों से परेशान हैं और उनकी आवाज अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए सुरों का संग्राम में उनका भविष्य अनिश्चित है। दिव्या कपूर अब अच्छे नतीजों के बारे में नहीं सोच रही हैं, वह बस इस मुश्किल दौर को सुरक्षित पार कर लेने से ही खुश हो जाती। क्या मुझे उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए? दिव्या कपूर ने मेहर अवस्थी से कहा कि शुरुआती तौर पर रिज्यूमे छांटने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन इंटरव्यू के अंतिम नतीजे मेहर अवस्थी के हाथ में हैं। अब तक उन्होंने 10 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी मेहर अवस्थी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया और दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना नाम के व्यक्ति को फोन किया, उन्हें कंपनी का पता दिया और इंटरव्यू के लिए आने को कहा। फोन रखने के बाद मैंने देखा कि मेहर अवस्थी मुड़कर फ्रेंच खिड़कियों के सामने खड़ी थी और नीचे आते जाते लोगों को देख रही थी। वह लंबी, खूबसूरत शख्सियत, दुबली पतली लेकिन दृढ़। दिव्या कपूर ने आह भरी, उम्मीद है कि यह रेयांश खन्ना कामयाब हो जाएगा। आधे घंटे बाद रेयांश खन्ना अपना सूटकेस घसीटते हुए उस ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचे जहां क्रिसेंट एंटरटेनमेंट स्थित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से यहां आऊंगा। रेयांश खन्ना ने उस विशाल इमारत की ओर देखा और आह भरे बिना नहीं रह सके। जब वे तान्या बंसल के मैनेजर और बॉडीगार्ड थे, तब वे अक्सर उनके साथ क्रिसेंट एंटरटेनमेंट जाते थे। तान्या बंसल के साथ अपने रिश्ते को छिपाने के लिए वे हमेशा गुमनाम रहते थे और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था।
तान्या बंसल से तलाक के तुरंत बाद मुझे दोबारा यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। रेयांश खन्ना अभी अभी उस घर से निकले थे जिसमें वे और तान्या बंसल साथ रहते थे, और उनके मन में उन 2 गानों को लेकर अभी भी बहुत कम विचार थे। सबसे ज़रूरी काम था रहने के लिए जगह ढूंढना। हालांकि रेयांश खन्ना के पास कुछ पैसे थे, लेकिन वह हमेशा होटलों में तो नहीं रह सकता था, है ना? अगर मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें अस्थायी तौर पर रहने की सुविधा भी हो तो बहुत अच्छा होगा। रेयांश खन्ना को नौकरी ढूंढने वाली वेबसाइट पर तुरंत एक उपयुक्त नौकरी मिल गई, पर्सनल असिस्टेंट की। आखिर उन्होंने 3 साल तक तान्या बंसल के असिस्टेंट के रूप में काम किया था, इसलिए उनके पास स्वाभाविक रूप से कुछ कार्य अनुभव था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि क्रिसेंट एंटरटेनमेंट में कौन सा कलाकार असिस्टेंट की तलाश कर रहा है। अब उन्हें मनोरंजन उद्योग के लोगों से स्वाभाविक रूप से नफरत हो गई है। वह कभी इतनी भोली भाली लड़की थी, लेकिन मनोरंजन उद्योग में कुछ साल बिताने के बाद वह लालची और लोभी हो गई। ये तो बस एक बड़ा मिश्रण है, यहाँ अच्छे लोग कौन हो सकते हैं? रेयांश खन्ना क्रिसेंट एंटरटेनमेंट में गए और फ्रंट डेस्क पर दिव्या कपूर को बुलाया। थोड़ी देर में गोल चेहरे वाली एक थोड़ी गोलमटोल लड़की बाहर आई। हेलो मिस्टर लिन, कृपया मेरे साथ आइए। रितिका मेहता ने रेयांश खन्ना को देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, वाह, ये तो तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम हैं। कोई भी पुरुष सेलिब्रिटी इनके जितना सुंदर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और रितिका मेहता के पीछे पीछे चल दिए। जल्द ही वे एक दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर में कदम रखते ही एक ऐसा दृश्य सामने आया जो किसी तेल चित्रकला जैसा लग रहा था। लंबे लहराते बालों वाली एक दुबली पतली महिला फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी थी, नीचे हलचल भरी सड़क को देख रही थी। फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे उसके शरीर पर एक तिरछी चमक पड़ रही थी और उसकी सुडौल आकृति को एक सुनहरा रंग मिल रहा था। हालांकि चिलचिलाती धूप भी उस महिला से निकलने वाली ठंडक और अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रही थी। जैसे सर्दियों की गर्म धूप में अकेला बेर का फूल, जिसे गर्मी नहीं मिल पा रही हो, वह केवल ठंडी रात में ही खिल सकता है। क्या यह महिला मेहर अवस्थी नहीं है? क्या यही वह महिला है जो एक निजी सहायक की भर्ती करना चाहती है? मनोरंजन उद्योग में 3 साल बिता चुके रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को देखते ही पहचान लिया। पॉप दिवा के रूप में मशहूर इस महिला की 2 खास विशेषताएं हैं, लंबी टांगें और एक शांत स्वभाव। मेहर अवस्थी के लंबे पैर मनोरंजन जगत में मशहूर हैं। लंबे, पतले और सुडौल, एकदम परफेक्ट फिगर वाले। उनका स्वभाव शीतल था। यह महिला शायद ही कभी बोलती थी, सिवाय गाने के समय, और वह कभी किसी पर मुस्कुराती नहीं थी। भला इतनी छोटी सी महिला को पर्सनल असिस्टेंट की क्या जरूरत थी? रेयांश खन्ना यही सोच रहे थे कि सोफे पर बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला बोली, श्रीमान लिन, कृपया बैठिए। रेयांश खन्ना ने अपनी नजरें हटाईं और उस अधेड़ उम्र की महिला के सामने बैठ गए। श्रीमान लिन, समय कीमती है, चलिए अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि उनका रूप रंग एक कलाकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जहां तक सहायक और अंगरक्षक की बात है, मन ही मन सोचते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। श्रीमान लिन, मुझे लगता है आपने नौकरी के विज्ञापन में दी गई शर्तें देख ली होंगी। हमारी नौकरी थोड़ी खास है, आपको सहायक का काम करना होगा, लेकिन आपकी मुख्य जिम्मेदारी बॉडीगार्ड की है। आपको बॉस की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आपको क्या लगता है कि आपके पास कौन से गुण हैं जो आपको इस नौकरी के लिए उपयुक्त बनाते हैं? बिना किसी झिझक के रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, मैंने 3 साल तक सहायक और बॉडीगार्ड के रूप में काम किया है। क्या ये कोई फायदा है? दिव्या कपूर और रितिका मेहता ने एक दूसरे की ओर देखा। दिव्या कपूर ने पूछा, श्रीमान लिन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पूर्व बॉस कौन थे? आपने नौकरी क्यों छोड़ी? रेयांश खन्ना ने कहा, माफ कीजिए, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं इसे गुप्त रखूंगा। जहां तक मेरे इस्तीफे की बात है, मुझे लगता है कि हम दोनों इससे थक गए थे। हालांकि आखिरी वाक्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना से उनके पूर्व बॉस के बारे में और अधिक नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने सहायक और कलाकार के बॉडीगार्ड के बारे में कुछ पेशेवर सवाल पूछे। रेयांश खन्ना ने हर सवाल का जवाब धारा प्रवाह दिया। दिव्या कपूर बेहद संतुष्ट थीं और रितिका मेहता को भी यह आकर्षक श्रीलिन काफी अच्छे लगे। हालांकि अंतिम फैसला मेहर अवस्थी को करना था। इसी क्षण फ्रेंच खिड़कियों के सामने खड़ी मेहर अवस्थी ने मुड़कर देखा। उनका बेहद खूबसूरत लेकिन शांत चेहरा सभी को मोहित करने के लिए काफी था। पिछले साक्षात्कारकर्ताओं में से लगभग सभी मेहर अवस्थी को देखकर दंग रह गए, कुछ स्तब्ध रह गए, कुछ आश्चर्य से चिल्ला उठे और सभी अपनी सहजता खो बैठे। हालांकि रेयांश खन्ना शांत रहे। 3 साल तक तान्या बंसल के सहायक और अंगरक्षक के रूप में काम करने के दौरान उन्होंने कई खूबसूरत महिला हस्तियों को देखा था और उन सुंदर बाहरी दिखावे के पीछे ज्यादातर अशिष्ट और घमंडी आत्माएं छिपी होती थीं। हालांकि मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन मनोरंजन जगत में कौन जानता है कि बाहरी दिखावे के पीछे किस तरह का दिल छिपा है।
मेहर अवस्थी ने शांत भाव वाले रेयांश खन्ना को देखा और थोड़ी हैरान रह गईं। साक्षात्कार के लिए आए लोग मेहर अवस्थी को अपना नियोक्ता देखकर अपनी खुशी और उम्मीद नहीं छिपा सके, क्योंकि इस निजी सहायक और अंगरक्षक को उनके साथ 24 घंटे रहना पड़ता है। अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनकी सुंदरता का दीवाना हो या उनके प्रति बुरी भावना रखता हो तो वे खतरे में पड़ सकती हैं। मेहर अवस्थी एक ऐसे पुरुष की तलाश में थी जिसके मन में उनके लिए कोई भावना न हो। केवल ऐसा पुरुष ही उन्हें बिना किसी परेशानी के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने दे सकता था। उनके सामने खड़ा वह व्यक्ति, जिसने उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, उनकी आवश्यकताओं के लिए एकदम उपयुक्त प्रतीत हुआ। मेहर अवस्थी लंबी टांगों और लहराती कमर के साथ रेयांश खन्ना की ओर बढ़ी। उनका कठोर स्वभाव उनके आकर्षक व्यक्तित्व को छुपा नहीं पा रहा था। वह रेयांश खन्ना के पास पहुंची और उनसे हाथ मिलाते हुए बोली, श्रीमान लिन, आपको नौकरी मिल गई है। रेयांश खन्ना खड़े हो गए, लेकिन तुरंत हाथ मिलाने के बजाय उन्होंने वह सवाल पूछा जिसके बारे में उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी, क्या इस नौकरी में रहने की व्यवस्था भी शामिल है? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और पास खड़ी रितिका मेहता ने झट से कहा, खाना और रहने की व्यवस्था शामिल है। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और मेहर अवस्थी से धीरे से हाथ मिलाते हुए बोले, बॉस कृपया मेरा अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगले ही पल रेयांश खन्ना दंग रह गए। जैसे ही उसका हाथ मेहर अवस्थी से छुआ, ये शब्द उसकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गए, कसूर मेरा नहीं कि अर्थ मेमोरी प्रतिकृति का काम चल रहा है, 20% पूरा हो चुका है। सीधी राह की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति का काम चल रहा है, 15% पूरा हो चुका है। पहली मुलाकात की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति का काम चल रहा है, 10% पूरा हो चुका है। अकेला जज्बा की अर्थ मेमोरी रिमास्टरिंग का काम चल रहा है, 5% पूरा हो चुका है। अध्याय 3 के पहले दिन एक दुर्घटना हो गई। श्रीमान लिन, ये रोजगार अनुबंध है, कृपया इसे देखें और यदि कोई समस्या न हो तो हस्ताक्षर कर दें। एक सफेद वैन में रितिका मेहता गाड़ी चला रही थी, दिव्या कपूर यात्री सीट पर थी और मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना दूसरी पंक्ति में थे। हालांकि मेहर अवस्थी ने अपनी पीठ सीधी कर ली, उनका बायां हिस्सा लगभग कार की खिड़की से सटा हुआ था और उनकी खूबसूरत नम आंखें कार से बाहर देख रही थीं। वे रेयांश खन्ना से यथासंभव दूर रहना चाहती थीं। रेयांश खन्ना थोड़ा हैरान थे। अगर उन्हें अजनबी पुरुषों से बातचीत करना इतना नापसंद था तो उन्होंने पुरुष सहायक क्यों रखा? उसी क्षण यात्री सीट पर बैठी दिव्या कपूर ने पीछे मुड़कर उन्हें एक अनुबंध थमा दिया। ठीक है, रेयांश खन्ना ने अनुबंध ले लिया, जिसमें मेहर अवस्थी के कार्यालय में हुई सारी चर्चाएं लिखी थीं। पक्ष 1 मेहर अवस्थी, पक्ष बी रेयांश खन्ना। मासिक वेतन 10,000 रुपये, बोनस, भोजन और आवास की व्यवस्था। अनुबंध 3 महीने के लिए है और इसका नवीनीकरण पक्ष A की राय पर निर्भर करेगा। दूसरे पक्ष को अपना काम गोपनीय रखना होगा और पहले पक्ष के बारे में कोई भी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को नहीं देनी होगी, न ही किसी को बताना होगा कि वे पहले पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। रेयांश खन्ना हंसे बिना नहीं रह सके। ये सहायक नहीं बल्कि जासूस जैसा लग रहा था। हालांकि उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार ये सिर्फ 3 महीने का ही अनुबंध था, जो तलाक के बाद उनके लिए महज एक अस्थायी विराम था। साथ ही ये पृथ्वी की स्मृति के रहस्यों को जानने का भी एक अच्छा अवसर है। उन्होंने मेहर अवस्थी से बस थोड़ी देर के लिए हाथ मिलाया था और पृथ्वी के उन 4 गीतों की नकल बनाने की प्रक्रिया, जिसमें महीनों से कोई प्रगति नहीं हुई थी, अचानक बहुत तेज हो गई। क्या गायकों से संपर्क पृथ्वी की स्मृतियों को खोलने में सहायक हो सकता है? लेकिन इससे पहले मेरा तान्या बंसल से बहुत गहरा संपर्क था, तो फिर ये 4 गीत हमेशा 1% पर ही क्यों अटके रहते हैं? इस प्रश्न का फिलहाल कोई उत्तर नहीं था, इसलिए रेयांश खन्ना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मेहर अवस्थी ने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार दोनों प्रमुख व्यक्तियों और उनके निजी सहायकों के बीच संबंध आधिकारिक रूप से स्थापित हो गया। दिव्या कपूर ने मेहर अवस्थी की ओर देखा, किंग मेई, क्या अब आप मुझे बता सकती हैं? मेहर अवस्थी ने कार से नजरें हटाईं और सिर हिलाया। दिव्या कपूर का चेहरा भावहीन हो गया। उन्होंने अपने बैग से 3 तस्वीरें निकालीं और रेयांश खन्ना को दे दीं। रेयांश खन्ना ने तस्वीरें देखीं और पाया कि वे सभी मेहर अवस्थी की थीं, जो देखने में गुप्त रूप से खींची गई लग रही थीं। हर तस्वीर पर 3 शब्द लिखे थे, मेरा इंतजार करो। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और खून जैसे लाल रंग की थी, जो थोड़ी डरावनी लग रही थी। रेयांश खन्ना का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने दिव्या कपूर की ओर देखा। कोई श्रीमती अवस्थी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौन है वो? दिव्या कपूर ने कहा, पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन किंग मेई एक जानी मानी हस्ती हैं, इसलिए वह इस बारे में हर जगह बात नहीं कर सकती। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगा ले। रेयांश खन्ना समझ गए, तो इससे पहले मेरा मिशन श्रीमती अवस्थी की सुरक्षा करना था। दिव्या कपूर ने सिर हिलाया और रितिका मेहता मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और बोली, ये 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा है। आधे घंटे बाद नैनी वैन एक रिहायशी परिसर के भूमिगत पार्किंग में पहुंची।
रेयांश खन्ना ने रिहायशी इलाके का नाम देखा जो काफी काव्यात्मक था, स्नोलीफ रेजिडेंसी। रितिका मेहता ने अपनी कार पार्क की, पार्किंग से लिफ्ट में चढ़ी और छठी मंजिल पर गईं। यह एक आलीशान बहुमंजिला विला है जिसमें हर मंजिल पर 2 परिवार रहते हैं और कुल 6 मंजिलें हैं। मेहर अवस्थी सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती हैं। मेहर अवस्थी के घर में प्रवेश करते ही यह उतना आलीशान और भव्य नहीं लगा जितना मैंने सोचा था। सजावट काफी सादी थी, ज्यादातर सफेद फर्नीचर था और थोड़ा ठंडा सा महसूस हुआ। मेहर अवस्थी के घर में 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर एक बैठक कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई और 2 शयन कक्ष हैं। रसोई के बगल में एक सीढ़ी है जो दूसरी मंजिल तक जाती है। श्रीमान लिन, अब से आप यहीं रहेंगे, दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना से कहा। क्या ये श्रीमती अवस्थी का घर नहीं है? क्या मैं यहाँ रहती हूँ? रेयांश खन्ना चौंक गए। उन्होंने मेहर अवस्थी की ओर देखा जो घर आते ही सीधे फ्रेंच खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। ऐसा लगता था कि इस महिला को सामाजिक मेलजोल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें घर के अंदर खड़े होकर बाहर देखना अच्छा लगता था। ये कुछ विरोधाभासी था। रितिका मेहता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आपको मेहर की 24 घंटे सुरक्षा करनी है, इसलिए जाहिर है कि आपको उसके घर पर ही रहना होगा। शाओयुन, दिव्या मैम, आपने आज बहुत मेहनत की है, अब आपको घर जाना चाहिए। फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी मेहर अवस्थी ने मुड़कर दिव्या कपूर और रितिका मेहता से कहा, किंग मेई। दिव्या कपूर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेहर अवस्थी के भावहीन चेहरे को देखकर उन्होंने आह भरी और रेयांश खन्ना से कहा, किंग मेई कल नंदीपुर सूरों का संग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जा रही है, इसलिए हम सुबह 8 बजे आ जाएंगे। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। जाने से पहले रितिका मेहता ने रेयांश खन्ना को आंख मारी और अपनी छोटी मुट्ठी उठाकर कहा, श्रीमान लिन, ऐसे ही करते रहिए। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और उन दोनों के जाने के बाद बड़े घर में केवल मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना ही रह गए। रेयांश खन्ना को हल्की खांसी आए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मेहर अवस्थी को बहुत ठंड लग रही थी, ठंड के कारण वह बोल भी नहीं पा रहे थे। मेहर अवस्थी ने सोफे की ओर इशारा किया, उनकी आमतौर पर साफ आवाज अब थोड़ी भारी थी, कृपया बैठ जाए। रेयांश खन्ना बैठ गए, तभी उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी ने अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उन्हें दे दिया। रेयांश खन्ना ने उसे लिया और उस पर नजर डाली। शीर्षक था, निजी सहायक सहवास समझौता, और उसमें 7-8 खंड थे। निजी सहायक के कार्यक्षेत्र में पहली मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष, रसोई, शयन कक्ष और स्नानघर शामिल हैं, लेकिन वे दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते। काम से संबंधित आवश्यक संपर्क के अलावा निजी सहायक किसी भी कारण से मेहर अवस्थी के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकता। निजी सहायकों को घर में किसी को भी लाने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सभी शर्तें रेयांश खन्ना को बांधे रखती हैं। रेयांश खन्ना समझ सकता था, आखिर किसी भी लड़की के लिए अचानक 3 महीने तक किसी पुरुष के साथ रहना अजीब ही होता। रेयांश खन्ना ने अनुमान लगाया कि दिव्या कपूर ही निजी सहायक और अंगरक्षक रखने के लिए दबाव डाल रही थी और मेहर अवस्थी शायद ऐसा करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए एजेंट और सहायक के जाने के बाद मेहर अवस्थी ने ये सहवास समझौता पेश किया। रेयांश खन्ना को परवाह नहीं थी। मेहर अवस्थी अजनबी पुरुषों से बातचीत नहीं करना चाहती थी और मनोरंजन उद्योग के लोगों के बारे में भी उनकी राय अच्छी नहीं थी। इसके अलावा मेहर अवस्थी की छवि इस समय कुछ खास अच्छी नहीं है। ऑनलाइन अफवाहें हैं कि वह गुप्त संबंधों में शामिल है और किसी की रखेल है। रेयांश खन्ना के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं हो सकती। वह तो बस एक अस्थायी नौकरी की तलाश में है। रेयांश खन्ना ने तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। मेहर अवस्थी ने सहवास समझौता लिया और बैठक कक्ष के बाईं ओर एक कमरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप कहाँ रहते हैं? इतना कहकर वह उठी और सीढ़ियों की ओर चली गई। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या आपके घर में कोई सामान है? आज रात आप क्या खाना चाहेंगी? निजी सहायक के काम में खाना बनाना भी शामिल होता है और दिव्या कपूर ने साक्षात्कार के दौरान विशेष रूप से रेयांश खन्ना से उनके खाना पकाने के कौशल के बारे में पूछा। आज के समाज में पुरुष अक्सर महिलाओं से बेहतर खाना बनाते हैं। रेयांश खन्ना और तान्या बंसल के मामले में भी यही बात लागू होती है। जब वे साथ होते हैं तो आमतौर पर रेयांश खन्ना ही खाना बनाते हैं। मुझे भूख नहीं है, फ्रिज में सामान रखा है, अगर आपको खाना है तो आप खुद बना सकते हैं। मेहर अवस्थी ने कुछ कहा और फिर ऊपर चली गईं। रेयांश खन्ना ने कंधे उचका दिए। उन्होंने मेहर अवस्थी की बीमारी के बारे में पहले सुना था और अब जब उन्होंने उन्हें देखा तो उनका रंग वाकई ठीक नहीं लग रहा था। शायद वह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं। और फिर भी आप नहीं खाएंगी? छी, क्या आप वाकई नखरे दिखाना चाहती हैं? छोड़ो, वो बॉस हैं, मैं तो बस सहायक हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। रेयांश खन्ना ने फ्रिज खोला जो वाकई कई तरह के सामान से भरा हुआ था, जिसे शायद रितिका मेहता ने पहले ही खरीद लिया था। शाम हो चुकी थी और रेयांश खन्ना औपचारिकता नहीं निभाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुगंधित मसालेदार चावल का एक कटोरा बनाया।
खाना खत्म करने के बाद अपने कपड़े और निजी सामान लेकर मेहर अवस्थी द्वारा बताए गए कमरे में चले जाना। कमरा काफी बड़ा, रोशनीदार और साफ सुथरा था और उसमें टीवी, कंप्यूटर और अन्य सुविधाएं मौजूद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी 5 सितारा होटल में ठहर रहे हों। रेयांश खन्ना ने संतुष्टि से सिर हिलाया। रहने और खाने की सुविधा के साथ यह नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी। मालिक के सख्त मिजाज होने के अलावा बाकी सब कुछ ठीक था। वह पहली मंजिल पर आराम से घूम सकता था, इसलिए उसे हर समय कमरे में ही नहीं रहना पड़ता था। रेयांश खन्ना ने घर के लेआउट से खुद को परिचित करने की योजना बनाई ताकि किसी भी आपात स्थिति में वह घबरा न जाए। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मुझे दूसरी मंजिल से पियानो की हल्की धुन और गाने की आवाज़ सुनाई दी। मेहर अवस्थी गाने का अभ्यास कर रही थी। रेयांश खन्ना थोड़ा हैरान हुआ। उसने पहले भी मेहर अवस्थी के गाने सुने थे और उसकी आवाज़ और गायन कौशल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह कोई वाद्य यंत्र भी बजा सकती है। हालांकि उनकी आवाज़ पहले की तरह मधुर और स्पष्ट नहीं थी, बल्कि थोड़ी कर्कश थी, शायद उनकी पिछली बीमारी के कारण। अचानक रेयांश खन्ना चौंक गए। कसूर मेरा नहीं की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति जारी है 22% प्रगति के साथ। सीधी राह की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति जारी है 17% पूर्णता के साथ। पहली मुलाकात की अर्थ मेमोरी प्रतिकृति जारी है 12% प्रगति के साथ। अकेला जज्बा की अर्थ मेमोरी रिमास्टरिंग जारी है 6% पूर्णता के साथ। चारों अर्थ गीतों की रिमास्टरिंग की प्रगति फिर से बढ़ गई है। जैसे ही मेहर अवस्थी ने दूसरी मंजिल से गाना शुरू किया, चारों गीतों की प्रतिकृति की प्रगति धीरे धीरे बढ़ती रही। कुछ मिनट बाद गाना समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से ये तुम नहीं हो कि प्रतिकृति की प्रगति 35% तक पहुंच गई थी, जबकि अकेला जज्बा सबसे धीमी थी, लेकिन फिर भी 15% थी। रेयांश खन्ना सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। क्या मेहर अवस्थी के साथ संपर्क ही उस रचना को दोहराने में हुई तेजी से प्रगति का कारण था? तभी दूसरी मंजिल से दरवाज़ा खुलने और कदमों की आहट सुनाई दी। कराओके रूम से मेहर अवस्थी ही बाहर निकली होंगी। रेयांश खन्ना थोड़ा निराश हुए। उन्होंने सोचा था कि वे मेहर अवस्थी का गायन अभ्यास फिर से सुनेंगे ताकि पता चल सके कि उन गानों को दोहराने की प्रगति में कोई सुधार होता है या नहीं। श्रीमती अवस्थी, मैंने एक अतिरिक्त चावल का कटोरा बनाया है, क्या आप लेना चाहेंगी? रेयांश खन्ना ने ऊपर से पूछा। कुछ ही देर बाद दूसरी मंजिल से एक बेहद खूबसूरत लेकिन पीला चेहरा झांका और रेयांश खन्ना से कहा, मुझे भूख नहीं है। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, आप दूसरी मंजिल पर मत आइएगा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत कीजिए श्रीमती अवस्थी, मैं समझौते का पालन करूंगा। मेहर अवस्थी ने उनकी ओर देखा, फिर जल्दी से अपना सिर पीछे कर लिया। कुछ देर बाद कदमों की आहट और दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद पानी की हल्की आवाज़ आई। रेयांश खन्ना सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर दूसरे व्यक्ति के नहाने की आवाज़ नहीं सुनते रहे। वे सोफे पर बैठ गए, छत की ओर देखने लगे और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। रेयांश खन्ना और तान्या बंसल दोनों ने कॉलेज में गायन में विशेषज्ञता हासिल की थी। पेशेवर क्षमता के मामले में रेयांश खन्ना वास्तव में तान्या बंसल से कहीं अधिक मजबूत हैं। तान्या बंसल को सुर्खियों में रहना और ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है, जबकि रेयांश खन्ना कहीं अधिक उदासीन हैं और तान्या बंसल के पीछे रहकर काम करने को तैयार हैं। अब जब उन्हें पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन की यादें ताज़ा हो गई हैं, रेयांश खन्ना का मानना है कि उन्हें अंततः पृथ्वी से जुड़ी हुई सांस्कृतिक और मनोरंजक रचनाएं याद रहेंगी। अब अपनी क्षमताओं को परखने का समय है। हालांकि उनका किसी भी कंपनी के साथ अनुबंध करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अधिकांश मनोरंजन कंपनियां कलाकारों को पैसा कमाने के साधन के रूप में देखती हैं। उदाहरण के लिए मेहर अवस्थी को ही ले लीजिए। ऑनलाइन भारी आलोचनाओं के बावजूद क्रिसेंट एंटरटेनमेंट ने उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। वे अब भी उन्हें तरह तरह के प्रोजेक्ट और एंडोर्समेंट दिलवाने में व्यस्त हैं। इसलिए रेयांश खन्ना एक पेशेवर शौकिया कलाकार बनने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वी पर मनोरंजन उद्योग में मशहूर हस्तियों को डेब्यू करने के लिए मैनेजमेंट कंपनियों के साथ अनुबंध करना पड़ता है। हालांकि इन पेशेवर कलाकारों के अलावा कई प्रतिभाशाली शौकिया कलाकार भी हैं जो कहानी बॉक्स नामक प्लेटफॉर्म पर अपना काम प्रकाशित कर सकते हैं। यदि कोई काम अच्छा हो, उसे खूब व्यूज मिलें और खूब दान प्राप्त हो, तो ये आम लोग भी इससे अपनी जीविका कमा सकते हैं। इस शौकिया प्लेटफॉर्म को भी कहानी बॉक्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स के समान है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं है, जहां कोई भी अपना काम प्रकाशित कर सकता है। रेयांश खन्ना का पहला लक्ष्य कहानी बॉक्स के संगीत अनुभाग में एक शीर्ष कलाकार बनना है। इसे एक आधार बनाकर पर्याप्त प्रसिद्धि मिलने पर वे अपना खुद का स्टूडियो खोलेंगे और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करेंगे। रेयांश खन्ना सोच विचार कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर अंधेरा हो चुका है। दूसरी मंजिल पर कोई हलचल नहीं थी। रेयांश खन्ना को लगा कि कुछ गड़बड़ है। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। क्या नहाने में इतना समय लग सकता है? श्रीमती अवस्थी,
श्रीमती अवस्थी। रेयांश खन्ना दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर गए और ऊपर जोर से चिल्लाए। कोई जवाब नहीं आया। अचानक रेयांश खन्ना ने देखा कि सीढ़ियों से पानी बह रहा है। रेयांश खन्ना ने सहवास समझौते की परवाह न करते हुए दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर दौड़ लगाई, जहां वे ये देखकर हैरान रह गए कि दाईं ओर बाथरूम की लाइट जल रही थी और दरवाजे के नीचे से पानी बह रहा था। रेयांश खन्ना जल्दी से वहां गए और दरवाजा खटखटाया। श्रीमती अवस्थी, श्रीमती अवस्थी। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। रेयांश खन्ना ने दरवाजा घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था और खुल नहीं सका। इस आपात स्थिति में रेयांश खन्ना के पास सोचने का समय नहीं था। वह 2 कदम पीछे हटा, दरवाजे पर लात मारकर खोला और अंदर घुस गया। बाथरूम बड़ा था और उसमें गीला और सूखा अलग अलग हिस्सा था। साथ में एक शॉवर और उसके बगल में एक बाथटब था, और बाथटब से पानी लगातार बह रहा था। इस समय मेहर अवस्थी पूरी तरह नग्न अवस्था में बाथटब में बेसुध पड़ी थी। अध्याय 4 बदमाश होने की सुनहरी उंगली। मेहर अवस्थी पूरी तरह बाथटब में डूबी हुई थी। उसका केवल सिर ही बाहर निकला हुआ था और टब के किनारे पर टिका हुआ था। उस समय वह नग्न अवस्था में थी, फिर भी रेयांश खन्ना के जबरन प्रवेश पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ऑनलाइन फैल रही अफवाहों को सहन न कर पाई हो और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया हो? रेयांश खन्ना के मन में एक विचार कौंधा। उस क्षण उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी और वह तुरंत मेहर अवस्थी की हालत देखने के लिए दौड़ा। रेयांश खन्ना ने विश्वविद्यालय के दिनों में प्राथमिक चिकित्सा का कुछ बुनियादी ज्ञान भी प्राप्त किया था। जल्दी से जांच करने पर पता चला कि मेहर अवस्थी की नब्ज चल रही थी और दिल की धड़कन स्थिर थी। ये स्थिति दवा के सेवन से आत्महत्या के प्रयास जैसी नहीं लग रही थी। रेयांश खन्ना ने राहत की सांस ली, जल्दी से एक तौलिया ढूंढा, मेहर अवस्थी के शरीर को उसमें लपेटा और उसे बाथरूम से बाहर ले आया। चारों ओर देखने पर बाथरूम के सामने एक बड़ा कमरा था, जो मेहर अवस्थी का कराओके रूम होना चाहिए था। उसके बगल में एक और कमरा था, जो मेहर अवस्थी का शयनकक्ष होना चाहिए था। रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी को उठाकर उनके शयन कक्ष में ले गए, उन्हें बिस्तर पर लिटाया और उनके गीले शरीर को पोंछने का तरीका न जानते हुए उन्हें केवल एक तौलिए में लपेटकर कंबल से ढक दिया। शायद शरीर बहुत कमजोर था और उन्होंने रात का खाना नहीं खाया था। बाथरूम अपेक्षाकृत बंद था और पानी का तापमान बहुत अधिक था, इसलिए मेहर अचानक बेहोश हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे गर्म पानी के झरनों में नहाने पर अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं। रेयांश खन्ना को कुछ समझ आया और उन्होंने मेहर अवस्थी को पुकारा, श्रीमती अवस्थी, श्रीमती अवस्थी। कुछ बार पुकारने के बाद मेहर अवस्थी ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी सुंदर ठंडी आंखें अब भ्रम से भरी हुई थीं। एक पल बाद, जैसे ही उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ, उनका पीला चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उन्होंने कंबल को हाथ से ऊपर खींचा, रेयांश खन्ना से कुछ कदम दूर हट गईं और उन्हें ठंडे स्वर में देखते हुए पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? रेयांश खन्ना थोड़ा हैरान रह गए। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लड़कियां चीखती या रोती, लेकिन मेहर अवस्थी इतनी शांत थी। वह सचमुच एक ऐसी महिला थी जो निर्मम थी। रेयांश खन्ना ने जल्दी से बताया कि अभी क्या हुआ था। मेहर अवस्थी एक पल के लिए चुप रही, उसके चेहरे की ठंडक कुछ कम हो गई, लेकिन उसने सावधानी से कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया और खुद को कसकर लपेट लिया। श्रीमान लिन, धन्यवाद। फिर उसने कहा, मैं आराम करना चाहती हूँ। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए एक वयस्क पुरुष होने के नाते उसके पास अनिश्चित काल तक रहना उचित नहीं था। उठकर बेडरूम के दरवाजे की ओर चलते हुए रेयांश खन्ना पीछे मुड़ा और बोला, श्रीमती अवस्थी, आप अस्पताल जाकर जांच क्यों नहीं करवा लेती? अस्पताल शब्द सुनते ही मेहर अवस्थी थोड़ी कांप उठी, फिर एक पल बाद उन्होंने सिर हिला दिया। रेयांश खन्ना ने उनका पीला चेहरा देखकर फिर कहा, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? मैंने रसोई में मसालेदार चावल बनाए हैं। मेहर अवस्थी की हालत साफ बता रही थी कि वह बहुत कमजोर हैं और उन्हें शरीर को ऊर्जा देने के लिए अच्छे से खाना चाहिए। धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। बोलते ही मेहर अवस्थी की आवाज ठंडी और साफ थी। क्लक क्लक टिल्ड टिल्ड उनके पेट से 2 बार गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। पल भर में उस ठंडी महिला के पीले गाल तेजी से लाल हो गए, मानो किसी सफेद कैनवास पर लाल रंग छिड़क दिया गया हो, जो तेजी से फैलकर उनके छोटे कान के लोब को भी लाल कर रहा हो। रेयांश खन्ना लगभग हंस पड़े और बोले, क्या मैं आपको एक कटोरी परोस दूं? मुझे अब आराम करना है, आप जा सकते हैं। मेहर अवस्थी ने अपना सिर नीचे रखा, उनकी ठंडी आवाज में शर्मिंदगी और झुंझलाहट झलक रही थी। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा और बाहर चले गए। बेडरूम का दरवाजा बंद होने के बाद मेहर अवस्थी ने ध्यान से सुना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेयांश खन्ना नीचे चले गए हैं। उसने जल्दी से कंबल हटाया, जिससे उसका शरीर दिखाई दिया, जो आधे तौलिए से ढका हुआ था। जैद की तरह शुद्ध सफेद, वह रोशनी में चमक रहा था। तौलिए में लिपटी हुई वह बिस्तर से उठी, बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और जल्दी से अलमारी से अंडरवियर और लंबी बाजू का पजामा निकाला। मैं बिस्तर के किनारे पर वापस बैठ गई, कुछ हैरान थी।
क्या उसने मुझे पूरी तरह नग्न देख लिया? मैं क्या करूं? मेहर अवस्थी के 24 साल के जीवन में किसी भी पुरुष ने कभी उसका शरीर नहीं देखा था। वह एक बहुत ही पारंपरिक महिला है। कॉलेज में भी उसकी रूममेट्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्यस्त रहती थीं और अपना प्यार दिखाती थीं, लेकिन वह हमेशा क्लासरूम, लाइब्रेरी, छात्रावास और एजेंसी के बीच आती जाती रहती थी। उसके पीछे पड़े लड़कों की कतार उसके विश्वविद्यालय के लड़कियों के छात्रावास से लेकर पास के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पिछले द्वार तक फैली हुई थी। उनमें कई अमीर और आकर्षक युवा थे, लेकिन उसने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। संगीत जगत में अपार सफलता प्राप्त करने के बाद भी और मनोरंजन जगत के कई लोगों द्वारा तरसी जाने के बावजूद उसे केवल ठंडी अस्वीकृति ही मिली। ये कहा जा सकता है कि मेहर अवस्थी का न केवल पुरुषों से कम संपर्क था, बल्कि वह उनसे बहुत कम बोलती भी थी। लेकिन आज एक ऐसा आदमी जिसे मैं कुछ ही घंटों से जानती थी, उसने मुझे पूरी तरह नग्न देख लिया। और वह कुछ कह भी नहीं सकी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मेहर अवस्थी के मन में अनायास ही बाथटब में नग्न अवस्था में लेटे हुए फिर रेयांश खन्ना द्वारा उठाए जाने की छवि उभर आई। आह! मेहर अवस्थी ने शर्माते हुए आह भरी, घुटनों को सीने से लगाकर बिस्तर पर बैठ गई और अपना सिर बाहों में छिपा लिया। खांसी! मेरी घबराहट के मारे मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट होने लगी। शर्मिंदगी में मेहर अवस्थी ने अपने चपटे पेट पर थप्पड़ मारा और गुस्से से बोली, चिल्लाना बंद करो, बहुत शर्मनाक है। इस समय नीचे रेयांश खन्ना स्तब्ध थे। कसूर मेरा नहीं का अर्थ मेमोरी रिप्रोडक्शन चल रहा है, जो 100% पूरा हो चुका है। गाने का रिप्रोडक्शन अब पूरा हो गया है। सीधी राह का अर्थ मेमोरी रिप्रोडक्शन चल रहा है, जो 80% पूरा हो चुका है। पहली मुलाकात का अर्थ मेमोरी रिप्रोडक्शन चल रहा है, जो 70% पूरा हो चुका है। अकेला जज्बा की अर्थ मेमोरी को रिमास्टर किया जा रहा है, जो 35% पूरा हो चुका है। कसूर मेरा नहीं का रीइश्यू वास्तव में पूरा हो चुका है। इस गीत के बोल, संगीत, संयोजन, वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन और गायन रेयांश खन्ना के मन और शरीर में गहराई से अंकित हो गए थे। उन्हें अभ्यास की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, वे बस गिटार उठाते और गाना शुरू कर देते। इसके अलावा बाकी 3 गीतों को दोहराने की गति भी काफ़ी बढ़ गई थी। मुझे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाना चाहिए। शुरुआत में इन 4 गीतों को दोहराने की गति 50% से कम थी, लेकिन जब रेयांश खन्ना ने बेहोश मेहर अवस्थी को बाथटब से उठाया और उनकी त्वचा स्पर्श हुई, तो दोहराने की गति बेतहाशा बढ़ गई। रेयांश खन्ना को अब लगभग यकीन हो गया था कि जब तक उनका मेहर अवस्थी के साथ निकट संपर्क रहेगा, पृथ्वी की सांस्कृतिक और मनोरंजन कृतियों की उनकी यादें बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी। इतना ही नहीं, दोनों के बीच जितना गहरा और घनिष्ठ संपर्क होगा, यादें उतनी ही तेजी से वापस आएंगी। क्या ये सिर्फ एक बदमाशी नहीं है? रेयांश खन्ना थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। क्या पृथ्वी की उन उत्कृष्ट साहित्यिक और मनोरंजन कृतियों को जल्दी याद करने के लिए उन्हें जानबूझकर मेहर अवस्थी के करीब जाना पड़ेगा? ये थोड़ा घिनौना लगता है। रेयांश खन्ना ने इस बारे में सोचा और अपने प्लान पर टिके रहने का फैसला किया और पहले कहानी बॉक्स पर अपनी पहचान बनाने का निश्चय किया। पहला कदम, जाहिर है, कसूर मेरा नहीं गाना गाना और बजाना था और फिर वीडियो को कहानी बॉक्स पर अपलोड करना था। ये गाना दुनिया भर में एक क्लासिक है और कराओके में हर कोई इसे जरूर गाता है। रेयांश खन्ना को विश्वास है कि कसूर मेरा नहीं भी दुनिया भर में एक क्लासिक बन जाएगा। यह उनकी साधारण शुरुआत से एक सेलिब्रिटी बनने और फिर मनोरंजन उद्योग में कदम रखने की दिशा में पहला कदम भी था। अध्याय 5, उन्होंने बॉस का सामना किया। रेयांश खन्ना ने जल्दी से सीढ़ियां और बैठक का कमरा साफ किया और दूसरी मंजिल के बाथरूम से रिस रहे पानी को पोंछ दिया। बाथरूम के टूटे दरवाजे की बात करें तो उसे ठीक करवाने के लिए उन्हें किसी और दिन बुलाना पड़ेगा। उन्होंने दूसरी मंजिल की ओर देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। लगता है मेहर अवस्थी सो गई होंगी। रेयांश खन्ना अपने कमरे में लौटे, दरवाज़ा बंद किया और गिटार निकाला। हालांकि उन्होंने कलाकार के तौर पर शुरुआत नहीं की है, लेकिन उन्हें खाली समय में वाद्य यंत्र बजाना पसंद है। दरअसल जिस घर में वे और तान्या बंसल पहले रहते थे, वहां एक पियानो था जो उन्हीं का था, लेकिन उसे साथ ले जाना बहुत असुविधाजनक था, इसलिए रेयांश खन्ना ने सिर्फ गिटार ही लिया। कसूर मेरा नहीं के मूल संगीत में गिटार शामिल नहीं था, लेकिन सीमित संसाधनों को देखते हुए अभी गिटार से ही काम चलाना पड़ेगा। दरअसल अगर आपके पास पर्याप्त कौशल है तो आप गिटार से कोई भी गाना बजा और गा सकते हैं और परिणाम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी गायन प्रतिभा और कसूर मेरा नहीं के पूरे बोल और संगीत के दम पर वह कहानी बॉक्स के संगीत अनुभाग में धूम मचाने में पूरी तरह सक्षम थीं। बेशक ये गाना मूल रूप से एक लड़की द्वारा गाया जाना था और रेयांश खन्ना का इरादा इसे मुख्यधारा से अलग हटकर हिट बनाने या शौकिया और पेशेवर गायकों के बीच की सीमाओं को तोड़ने का नहीं था। उनका असली तुरुप का पत्ता अकेला जज्बा है, एक ऐसा गीत जिसमें इतनी गहरी भावनात्मक गूंज है कि इसे सुनने वाला हर कोई खुद को महसूस करेगा।
इस तरह के गाने को ऑनलाइन वायरल होने, घर घर में मशहूर होने और एक सच्चा हिट गाना बनने के लिए सबसे उपयुक्त समय पर रिलीज करने की आवश्यकता होती है। हालांकि अकेला जज्बा का रीमेक फिलहाल केवल 35% ही पूरा हुआ है, इसलिए लगता है कि हमें अभी धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। रेयांश खन्ना ने गिटार उठाया, कुछ तार बजाकर उसका अनुभव लिया और फिर कसूर मेरा नहीं की धुन बजाना शुरू कर दिया। इस गाने की हर छोटी बड़ी बात मेरे दिमाग में छपी हुई है और मूल बोल और संगीत को गिटार टैब में बदलना बहुत आसान था। कुछ बार बजाने और गाने के बाद रेयांश खन्ना को लगा कि गिटार और पुरुष स्वरों के साथ यह गाना काफी अच्छा लग रहा है, जो मूल गाने के उन हिस्सों को बखूबी छुपा सकता है जो पुरुष स्वरों की रेंज में ठीक से फिट नहीं बैठते। कुछ देर अभ्यास करने के बाद रेयांश खन्ना ने अपने फ़ोन पर एक औपचारिक रिकॉर्डिंग की और फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वीडियो को एडिट किया। तस्वीर में गाने का शीर्षक है, उसके बाद गायक, गीतकार, संगीतकार, संगीत संयोजनकर्ता और वाद्य यंत्र वादक, माफ कीजिए, ये सब मैं ही हूँ, सेशु। एस स्टेशन आम लोगों के लिए अपनी रचनाएं प्रकाशित करने का एक मंच है। चीज़ें अपलोड करना बहुत सुविधाजनक है। बस अपने मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करें, उसे एडिट करें और इसे एस स्टेशन पर अपलोड करें। रेयांश खन्ना अक्सर कहानी बॉक्स ब्राउज करते हैं, जहां वे संगीत, कविता और कॉमेडी से लेकर हर तरह की सामग्री पढ़ते हैं। उन्होंने रात राग नाम से एक अकाउंट भी बनाया है। गाने के बोल जोड़ें, बस हो गया। ब्यूटी फिल्टर और वीडियो कलर करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेयांश खन्ना ने वीडियो में अपना चेहरा पहले ही ढक रखा है। वे सिर्फ एक गायक बनकर नहीं रहना चाहते थे, वे गीतकार के रूप में इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते थे, अपना खुद का स्टूडियो स्थापित करना चाहते थे और अंततः इसे एक मनोरंजन कंपनी में बदलना चाहते थे। उन्हें दूसरों को साइन करना चाहिए, न कि दूसरों से साइन करवाना चाहिए। भला किसने ऐसा बॉस देखा है जो हमेशा सुर्खियों में रहता हो? जिस भोले भाले इंसान को आप जानते थे, वह तान्या बंसल से तलाक के बाद गायब हो गया। अब आपके सामने एक बेरहम कारोबारी मशीन खड़ी है। रेयांश खन्ना ने अपने फ़ोन पर एस स्टेशन ऐप खोला और वे अपने रात राग नाम के अकाउंट में अपने आप लॉग इन हो गए। फिर अपलोड वक्त ढूंढें और कसूर मेरा नहीं गाते और बजाते हुए अपना वीडियो अपलोड करें। कृपया अपने अपलोड किए गए काम के लिए श्रेणी चुनें। संगीत क्षेत्र, कृपया अपनी रचना को एक आकर्षक शीर्षक दें। रेयांश खन्ना ने कुछ देर सोचा। ये गाना दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हुआ था और आज भी गाया जाता है, खासकर कराओके बार में, जहां ये सबसे ज्यादा अनुरोधित गानों में से एक है। कई दिल टूटे लोग इसे गाते और रोते भी हैं। ये सोचते हुए रेयांश खन्ना हल्के से मुस्कुराए और कहानी बॉक्स पर अपनी पहली रचना के लिए तुरंत एक शीर्षक लिखा, एक मौलिक उपचार गीत जो किसी भी टूटे दिल वाले को ठीक कर देगा। पुष्टि करने और अपलोड करने के लिए क्लिक करें। रेयांश खन्ना ने तुरंत कहानी बॉक्स के होम पेज पर स्क्रॉल किया, लेकिन उन्हें अपना वीडियो कहीं नहीं मिला। रात राग खोजें, नया अपलोड किया गया वीडियो ढूंढें और डेटा देखें। व्यूज़ 2, लाइक्स 0, डोनेशन 0, फेवरेट्स 1। ठीक है, अपलोड का समय बहुत कम था और वह कोई मशहूर शौकिया स्टार नहीं है, तो इतनी जल्दी लोकप्रिय कैसे हो गए? धत, उसी क्षण रेयांश खन्ना को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। पल भर में रेयांश खन्ना की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या वही आदमी जिसने मेहर अवस्थी को धमकी भरी तस्वीरें भेजी थीं, उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है? वह धीरे से उठा, कमरे की बत्ती बंद की, दरवाजे तक गया और धीरे से उसे खोला। रात काफ़ी हो चुकी थी और बैठक का कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। क्या सच में कोई वहाँ है? रेयांश खन्ना के पास फिलहाल कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह चुपचाप बैठक के कमरे में गया। ध्यान से सुनने पर आवाज़ बदलकर चटकने जैसी हो गई, मानो कोई कुछ चबा रहा हो। आवाज़ रसोई से आ रही थी। ये तो और भी खतरनाक है। रसोई में इतने सारे नियंत्रित चाकू हैं, लेकिन मेहर अवस्थी को धमकाने वाला यह आदमी रसोई में क्यों था? और वह चुपके से वहां खाना क्यों खा रहा था? क्या सच में कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसे आम लोग समझ नहीं सकते? रेयांश खन्ना को और किसी बात की परवाह नहीं थी। आखिर मेहर अवस्थी उसकी मालकिन थी और वह एक लड़की थी। वह उसे घर पर अकेला छोड़कर भाग तो नहीं सकता था, है ना? रेयांश खन्ना नीचे झुक गया और चुपचाप थप्पड़ मारने की आवाज़ का पीछा किया। अंधेरे में उसने एक धुंधली सी परछाई देखी। गहरी सांस लेकर रेयांश खन्ना अचानक उछल पड़ा, पीछे से उस आकृति को पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरे व्यक्ति को हथियार उठाने से रोकने के लिए रेयांश खन्ना ने पीछे से उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। उसने पीछे से उसके पैरों को भी जकड़ लिया और उसे बुरी तरह से गला घोंट दिया। हिलो मत, रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को सचेत करने की उम्मीद में चिल्लाया ताकि वह उस बदमाश को काबू कर सके और फिर मेहर पुलिस को बुला सके। अगले ही पल रेयांश खन्ना को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये बदमाश इतनी पतली क्यों थी? उसकी बाहों की त्वचा चिकनी थी, कमर पतली थी और टांगें लंबी और नाजुक थीं। तभी उसकी आंखों के सामने कई पंक्तियां दिखाई दी, सीधी राह का पृथ्वी स्मृति पुनर्निर्माण चल रहा है,
90% पूरा हो चुका है। पहली मुलाकात का पृथ्वी स्मृति पुनर्निर्माण चल रहा है, 80% पूरा हो चुका है। अकेला जज्बा का पृथ्वी स्मृति पुनर्निर्माण चल रहा है, 45% पूरा हो चुका है। पुरानी शायरी संग्रह का पृथ्वी स्मृति तकनीक का उपयोग करके पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनर्निर्माण 30% पूरा हो चुका है। इन 3 क्लासिक पृथ्वी गीतों के पुनर्निर्माण में काफ़ी प्रगति हुई है और नई चीज़ें सामने आ रही हैं। पुरानी शायरी का संग्रह। तो गीतों के अलावा क्या पृथ्वी थीम वाली अन्य प्रकार की कलाकृतियां भी हैं? इस चालाक आदमी को गले लगाने से पृथ्वी की स्मृति प्रतिकृति प्रक्रिया भी तेज क्यों हो जाती है? क्या जिसे मैंने पकड़ा था वह कोई और हो सकता है? मुझे छोड़ दो, एक साफ ठंडी आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रेयांश खन्ना चौंक गया। क्या सच में यह मेहर अवस्थी थी? नहीं, वह आधी रात को चुपके से नीचे क्यों आए और रसोई में शोर क्यों मचा रही थी? क्या ये मुसीबत को न्योता देना नहीं है? रेयांश खन्ना ने जल्दी से उसे छोड़ दिया, खड़ा हुआ और लाइट जला दी और देखा कि मेहर अवस्थी अपने पजामे में फर्श से उठ रही थी। इस समय शांत स्वभाव वाली देवी थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसका टॉप टेढ़ा मेढ़ा था। उसके कपड़े के निचले हिस्से के नीचे से उसका बर्फ जैसा सफ़ेद और सपाट पेट का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी एक चप्पल कहीं उड़ गई थी, जिससे उसका छोटा नाजुक सफ़ेद पैर अजीब तरह से फर्श पर दबा हुआ था और उसके प्यारे गोल अंगूठे को अनजाने में 2-3 बार झटका लगा। श्रीमती अवस्थी, मुझे बहुत खेद है, मुझे लगा कि कोई गुंडा आपको धमकाने के लिए चुपके से अंदर घुस आया है। ओह, बत्ती क्यों नहीं जल रही? आप रसोई में क्या कर रही हैं? रेयांश खन्ना भी शर्मिंदा था। उसने काम के पहले ही दिन अपनी महिला बॉस को नग्न देखा था और अब उसने उसे पकड़ रखा था। ये तो गड़बड़ हो गई। रेयांश खन्ना को अपनी गोल चेहरे वाली सहायक ऋतिका मेहता की कही बात याद आ गई। ये 24/7 कड़ी सुरक्षा है। वाह, ये तो वाकई बहुत टाइट फिटिंग है। मेहर अवस्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर नीचे था, उसके लंबे बाल नीचे गिरकर उसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन रेयांश खन्ना ने फिर भी उसके मुंह के आसपास तेल के दाग देख लिए। उसने सिर घुमाकर देखा तो मेज पर मसालेदार चावल की आधी खाई हुई प्लेट पड़ी थी। रेयांश खन्ना चौंक गया। तुम रसोई में खाने आए हो? अध्याय 6। रोजमर्रा की जिंदगी की गर्माहट। कुछ मिनट पहले दूसरी मंजिल के बेडरूम में एकदम सन्नाटा था। कुड़कुड़ कुड़कुड़ टिल्ड टिल्ड। तभी एक तेज आवाज आई। दुबली पतली सी लड़की अचानक बिस्तर पर उठ बैठी और परेशान होकर अपने बेबस पेट को देखने लगी। दरअसल मेहर अवस्थी को भूख लगी थी, लेकिन उसके निजी सहायक ने उसे नग्न अवस्था में देख लिया था और उसने सबके सामने घमंड से कहा था कि उसे भूख नहीं है, इसलिए वह नीचे खाने जाने में शर्म महसूस कर रही थी। उसने भूख को बर्दाश्त किया और सोने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसका पेट लगातार गुड़गुड़ा रहा था। मेहर अवस्थी के पास बिस्तर से उठकर समय देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। 11 बज चुके थे। नीचे वाला अब तक सो गया होगा, है ना? उसने धीरे से दरवाजा खोला, चुपचाप बाहर निकली और झांक कर देखा। पहली मंजिल पर कोई बत्ती नहीं थी, एकदम सन्नाटा था। वे सो रहे होंगे। मेहर अवस्थी दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी और रसोई में गई। रेयांश खन्ना की कही बात याद करके उसके मुंह में पानी आ गया। वह हाल ही में एक गंभीर बीमारी से ठीक हुई थी और आजकल बहुत कम खाना खा रही थी। उसने काफी समय से मांस या मछली नहीं खाई थी और मसालेदार खाना तो उसे बहुत पसंद है। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना के शयन कक्ष की ओर देखा। दरवाजा बंद था। वह सो रहा होगा। रेयांश खन्ना की नज़र से बचने के लिए मेहर अवस्थी ने बत्ती नहीं जलाई, बल्कि अपने फ़ोन को टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे चूल्हे पर रखे बर्तन में मसालेदार चावल मिल गए। ठंड तो है, लेकिन खुशबू अभी भी अच्छी है। मेहर अवस्थी ने अलमारी खोली, एक प्लेट और चम्मच निकाला और गलती से प्लेट को धक्का दे दिया, जिससे खटखट की आवाज़ आई। मेहर अवस्थी चौंक गई और प्लेट को हाथों में लिए जल्दी से नीचे बैठ गई और रेयांश खन्ना के कमरे में झांका। वहां कोई हलचल नहीं थी। उफ, मेहर अवस्थी ने राहत की सांस ली। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने जल्दी से बर्तन से चावल प्लेट में निकाले और खड़े खड़े ही खाने लगी। पहला निवाला लेते ही मेरी आंखें चमक उठीं। स्वाद तो बहुत अच्छा है, हालांकि थोड़ा ठंडा है। अगर थोड़ा गर्म हो जाए तो अच्छा होगा। छोड़ो, वो आदमी तो पता लगा ही लेगा, मैं फिर भी खा लूंगी। मेहर अवस्थी को अजनबियों से बात करना पसंद नहीं है। ऐसे में किसी अजनबी के सामने खाना खाना तो दूर की बात है, जिसने अभी अभी उसका नग्न शरीर देखा हो। हालांकि वह आदमी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और मेहर अवस्थी इसके लिए बहुत आभारी थी, फिर भी उसे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। सौभाग्य से काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं चुपचाप कुछ खाकर अपना पेट भर सकती थी। मेहर अवस्थी खाने में मग्न थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उसे कसकर जकड़ लिया और अपनी बाहों से उसके शरीर को जकड़ लिया। दोनों इतने करीब थे कि मेहर अवस्थी को दूसरे व्यक्ति की गर्म सांसें अपने कान में सुनाई दे रही थीं।
तभी उस आदमी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, हिलो मत। मेहर अवस्थी गुस्से से फूल गई। यह मेरा घर है, तुमने मुझे पकड़ा और फिर मुझे हिलने से मना किया। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे छोड़ दो। तभी उस आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने झट से उसे छोड़ दिया और लाइट जला दी। मेहर अवस्थी उसे लाइट जलाने से रोकना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह बस जल्दी से खड़ी हो सकी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। बिखरे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों में उनके प्रशंसक शायद उन्हें देखकर चौंक जाते। क्या ये अब भी हमारी शांत देवी हैं? ये तो पागल औरत जैसी लग रही हैं। और भी शर्मनाक बात यह थी कि रेयांश खन्ना को जल्द ही पता चला कि मेहर अवस्थी असल में उनके बनाए हुए मसालेदार चावल चुरा रही थीं। तो आप रसोई में खाने आई थीं। मेहर अवस्थी को लगा जैसे वह मर ही जाएंगी। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और धीरे से सहमति में गुनगुनाया, मैं जल्दी से दूसरी मंजिल पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन मैंने थोड़ा ही खाया था और अभी भी भूखी थी। और ये चावल का कटोरा बहुत स्वादिष्ट है। वह इसे छोड़ने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। रेयांश खन्ना ने उनकी शर्मिंदगी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर बैठ जाए, मैं चावल का कटोरा गर्म कर देता हूँ। ठंडा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेहर अवस्थी ने अपना सिर नीचे झुकाया और कहा और जल्दी से रसोई से बाहर भागकर बैठक में बैठ गई। थोड़ी देर में रसोई से चावल तलने की आवाज़ आई। रात के सन्नाटे में ये शोरगुल नहीं लग रहा था, बल्कि इसमें एक गर्मजोशी और घर जैसा एहसास था। यह उन ठंडी रातों से बिल्कुल अलग था जब मैं अकेली होती थी, अकेलेपन से जूझती थी और नुकसानदेह अफवाहों से लड़ती थी। मेहर अवस्थी ने अपने बिखरे हुए लंबे बालों को समेटा और किसी कारण से उसे लगा कि विशाल लेकिन ठंडा घर थोड़ा गर्म हो गया है। थोड़ी देर में रेयांश खन्ना गर्मा गर्म मसालेदार चावल की एक थाली लेकर आए और उसे मेहर अवस्थी के सामने रखते हुए हल्के से मुस्कुराए, खाओ। मेहर अवस्थी ने थाली में रखे सुगंधित चावल के कटोरे पर फिर रेयांश खन्ना पर नजर डाली, लेकिन अपनी चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं। उसे किसी अजनबी के सामने, खासकर देर रात जब वे अकेले होते थे, खाना खाने की आदत नहीं थी। कितना अजीब लगता है। क्या हुआ? मेहर अवस्थी के न हिलने पर रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा, मैं अपने कमरे में खाना खाऊंगी। मेहर अवस्थी ने प्लेट उठाए और अपने कमरे की ओर ऊपर चली गईं। रेयांश खन्ना उन्हें दूसरी मंजिल पर भागते हुए देखकर अचंभित रह गए। भला कौन अपने कमरे में खाना खाता है? ये कैसी अजीब आदत है? दूसरी मंजिल से एक खूबसूरत शांत चेहरा झांका और रेयांश खन्ना से बोला, धन्यवाद। इतना कहकर वह चेहरा तुरंत पीछे हट गया, जैसे कोई शर्मीली और सजग बिल्ली का बच्चा हो। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। रेयांश खन्ना ने कंधे उचका दिए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मनोरंजन जगत की सर्वमान्य शांत देवी निजी जीवन में ऐसी होंगी। शायद उनका ये ठंडापन असल में ठंडापन नहीं था, बल्कि सिर्फ अंतर्मुखता और शर्म थी। रेयांश खन्ना को मेहर अवस्थी के बारे में ऑनलाइन फैल रही अफवाहें याद आईं कि वह गुप्त संबंधों में लिप्त है और उसकी एक रखेल है, लेकिन कुछ घंटों के संपर्क के बाद उन्हें यह मानना मुश्किल लगा कि मेहर अवस्थी उस तरह की महिला होगी। उसकी शक्ल सूरत देखकर लगता है कि वह शायद कभी किसी रिश्ते में रही ही नहीं। वह वैसी बेशर्म इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा लोग उसे ऑनलाइन बताते हैं। मुझे लगता है कि उनके अकाउंट को किसी प्रतिद्वंद्वी ने हैक कर लिया है। आखिर मेहर अवस्थी बहुत जल्दी मशहूर हो गई, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। रेयांश खन्ना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दूसरी तरफ बॉस था और वह सिर्फ एक सहायक था। उसने आज बॉस के साथ पहले ही बहुत कुछ गलत किया था। अच्छा हुआ कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। दूसरों के मामलों में क्यों पड़ना। उसने जल्दी से रसोई साफ की, ये सुनिश्चित किया कि सामने का दरवाजा बंद है, और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। बिस्तर पर लेटते हुए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज बहुत कुछ हुआ। वो शादीशुदा से फिर कुंवारे हो गए और फिर अचानक एक मशहूर युवा स्टार के पर्सनल असिस्टेंट बन गए। वो अनगिनत मर्दों के दिलों की रानी के साथ एक ही छत के नीचे रहने लगे। जिंदगी कभी कभी वाकई अप्रत्याशित होती है। इसी वक्त रेयांश खन्ना का फोन लगातार बजने लगा। उन्होंने फोन उठाया तो देखा कि स्टेशन एस से एक नोटिफिकेशन आया है। आपको 100 इंडी कॉइन्स का डोनेशन मिला है। आपको 1000 इंडी कॉइन्स का इनाम मिला है। आपका काम 1000 बार देखा गया है, बधाई हो। आपका काम 2000 बार देखा गया है, बधाई हो। रेयांश खन्ना झटपट कहानी बॉक्स पर अपना मैसेज बोर्ड चेक करने गए। कुछ ही देर में उन्हें दर्जनों डोनेशन मिल चुके थे और व्यूज की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। साफ है कि पिछले आधे घंटे में ही कसूर मेरा नहीं के लिए लोगों के बीच चर्चा में जबरदस्त उछाल आया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कहानी बॉक्स के संगीत सेक्शन में मौजूद सभी लोग रात भर जागने वाले हैं, जिन्हें देर रात तक बाहर रहने की आदत है। खासकर जो लोग ओरिजिनल संगीत पसंद करते हैं, वे अच्छा गाना सुनने के बाद उसे हर जगह फॉरवर्ड और रिकमेंड करते हैं। शायद किसी को कसूर मेरा नहीं गाना इतना पसंद आया कि उसने अपने दोस्त को इसकी सलाह दी,
और उस दोस्त ने फिर किसी और को, जिससे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का सिलसिला शुरू हो गया और रेयांश खन्ना के गाने और परफॉर्मेंस वाले वीडियो को देखते ही देखते डेटा में ज़बरदस्त उछाल आ गया। कई लोगों ने रेयांश खन्ना को प्राइवेट मैसेज भी भेजे, लेकिन ये लोग उनकी तारीफ करने के लिए नहीं थे। अरे यार, हद हो गई। ब्रेकअप और डिप्रेशन वाला हिस्सा कहाँ गया? जितना इसके बारे में सुनता हूँ उतना ही परेशान हो जाता हूँ। हे भगवान, मेरा अभी अभी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है और तुम मुझे ये सुना रहे हो। जख्म पर नमक छिड़क रहे हो। ये क्लिकबैट टाइटल तो हद ही है। हीलिंग, ये तो साफ तौर पर डिप्रेसिंग है। अध्याय 7 से शू और अकेला बेर। रेयांश खन्ना कहानी बॉक्स के संगीत अनुभाग के होम पेज पर ब्राउज कर रहे थे और जल्द ही उन्हें नीचे अपना गायन और वादन का वीडियो मिल गया। कहानी बॉक्स में संगीत, नृत्य, कविता, खेल, जीवन शैली, हास्य आदि कई अनुभाग हैं। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक होम पेज अनुशंसा होती है, जिसे उस समय के दर्शकों, लाइक और टिप्पणियों की संख्या के आधार पर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अनुशंसित किया जाता है। रेयांश खन्ना ने अपने गायन और वादन के वीडियो का डेटा देखा। 2931 बार देखा गया। लाइक 2392। टिप 21,000 इंडी कॉइन। संग्रह 2876। हालांकि यह डेटा कहानी बॉक्स के पूरे होम पेज पर आने के लिए पर्याप्त नहीं है। संगीत अनुभाग के होम पेज के निचले हिस्से में जगह पाने के लिए ये काफ़ी है। इसके अलावा कसूर मेरा नहीं के लिए डेटा तेजी से बढ़ रहा है। रेयांश खन्ना को याद आया कि उन्होंने इस गायन और वादन वीडियो को जो शीर्षक दिया था वह था एक मौलिक उपचार गीत। इसे सुनकर दिल टूटे लोग और भी उदास हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कई लोगों ने शीर्षक के कारण इस पेज पर क्लिक किया होगा। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका दिल टूटा हुआ है, जिन्हें रात को नींद नहीं आती और जो खुद को उदास करने के लिए बेताब हैं, इसलिए वे यहाँ उदास होने की उम्मीद में आते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गाने को सुनकर मैं और भी उदास हो जाऊंगा। रेयांश खन्ना ने वीडियो पर क्लिक किया, जिस पर पहले से ही बहुत सारी टिप्पणियां थीं। कसूर मेरा नहीं की गुणवत्ता से प्रभावित होने वाले कई लोगों के अलावा कई ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी आलोचना की। वाह, ये गाना कमाल का है। यह एक मौलिक रत्न है। ये गाना जरूर हिट होगा। आपने बहुत अच्छा गाया। वीडियो बनाने वाले, कृपया अपना चेहरा दिखाए। किसने कहा था कि यह कोई सुकून देने वाला गाना है? मैं तो बहुत रोई। मैं उदास हूँ। धिक्कार है। रातराग, क्या आप अपना घर का पता बता सकते हैं? मेरे पास कुछ स्थानीय व्यंजन है जो मैं आपको भेजना चाहती हूँ। रेयांश खन्ना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके द्वारा चुना गया एक साधारण सा शीर्षक सभी को इतना दुख पहुंचाएगा। उन्होंने कमेंट सेक्शन में माफ़ी मांगते हुए लिखा, अगर आप पहले से ही उदास हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों को सुझाएं ताकि वे भी आपके साथ उदास हो जाएं। जल्द ही संगीत सेक्शन के रात भर जागने वाले लोगों ने नीचे जवाब दिया, वाह, आप तो वाकई निर्दयी हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त का अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है और मैंने उसे इस जगह के बारे में बताया था, लेकिन अभी फ़ोन पर उससे बात नहीं हो पा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे माता पिता का अभी अभी तलाक हुआ है और मैंने उन्हें ये गाना सुनाया। अब उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला कर लिया है। धन्यवाद जूदा। मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को लिंक भेजा और उसने मुझे रोते और चिल्लाते हुए फ़ोन किया कि मैं बेवकूफ़ हूँ। नेटिजन्स ने तरह तरह के मज़ेदार विचार दिए, जिन्हें सुनकर रेयांश खन्ना हंस पड़े। फिर उन्हें एक और निजी संदेश मिला, लेकिन निंदा या प्रशंसा के विपरीत। इसमें पूछा गया था, क्या ये गाना आपकी मूल रचना है? ये संदेश अकेली गुल नाम के किसी व्यक्ति ने भेजा था। ये नाम देखते ही रेयांश खन्ना को उस दोपहर क्रिसेंट एंटरटेनमेंट में मेहर अवस्थी को देखने का दृश्य याद आ गया। फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने धूप में नहाए हुए भी वह दुबली पतली और खूबसूरत आकृति, मानो बर्फीली रात में अकेले खिले बेर के फूल की तरह गर्मी महसूस करने में असमर्थ लग रही थी। रेयांश खन्ना ने लोन प्लम ब्लॉसम के जवाब में कहा, यह मेरी मौलिक रचना है। 10 मिनट से भी अधिक समय पहले दूसरी मंजिल पर बेडरूम में मेहर अवस्थी, जिसने अभी अभी टॉपिंग के साथ चावल की एक प्लेट खत्म की थी, पेट फूला हुआ महसूस कर रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई, अपना फ़ोन उठाया और कहानी बॉक्स सूरेजन ऐप खोला। मेहर अवस्थी के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और खाली समय में उसका शौकिया वेबसाइटें ब्राउज़ करना है। एक पॉप दिवा के रूप में अपनी चकाचौंध भरी छवि के बावजूद निजी तौर पर वह किसी भी अन्य युवा की तरह ही है और उसे भी दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है। हालांकि मेहर अवस्थी स्वाभाविक रूप से अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कहानी बॉक्स पर उसका अकाउंट अकेली गुल के नाम से है। मेहर अवस्थी को संगीत सुनना, खासकर मौलिक संगीत, बहुत पसंद है। हालांकि आम लोगों द्वारा बनाए गए गाने आमतौर पर सरल होते हैं, लेकिन वे संगीत के प्रति जुनून और प्यार से भरे होते हैं। वे मनोरंजन उद्योग के उन पेशेवर संगीतकारों से कहीं ज़्यादा शुद्ध होते हैं जो धीरे धीरे नाम और दौलत की तलाश में उतावले हो जाते हैं। कभी कभी मेहर अवस्थी को पैसे के पीछे भागने वाले गायकों और गीतकारों से दूर रहकर इन सरल मौलिक रचनाओं को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है।
गायिका बनने का उनका फैसला सीधा साधा था, उन्हें गाना बहुत पसंद था। उन्हें मंच पर खड़े होकर संगीत प्रेमियों को अपना गीत सुनाना अच्छा लगता है। हालांकि अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका गीत सुन रहे हैं तो उन्हें अकेलापन ज़्यादा महसूस होने लगा है। मेहर अवस्थी ने एक शौकिया वेबसाइट के संगीत अनुभाग में प्रवेश किया, कुछ देर ब्राउज किया और अचानक उन्हें अपना एक मौलिक वीडियो दिखा जिसमें वह गा रही थीं और वाद्य यंत्र बजा रही थीं। शीर्षक काफ़ी रोचक था, एक मौलिक उदास गीत जो किसी भी टूटे दिल वाले को सुकून देगा। मेहर अवस्थी के होंठ हल्के से मुड़ गए। शौकिया वेबसाइटों को अक्सर ब्राउज करने के अपने अनुभव के आधार पर वह जानती थीं कि शीर्षक जितने सनसनीखेज होते हैं उनके कारण अवसाद होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। हालांकि मेहर अवस्थी डरी नहीं थीं। वह पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थीं, इसलिए उन्हें अवसादग्रस्त होने की चिंता नहीं थी। वीडियो खोलते ही स्क्रीन पर गिटार पकड़े एक आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पृष्ठभूमि भी बहुत सादी थी, उसके पीछे सिर्फ एक बिस्तर था और कुछ नहीं। मेहर अवस्थी चौंक गई, उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। तभी स्क्रीन पर गाने का शीर्षक दिखाई दिया, कसूर मेरा नहीं। फिर गिटार की धुन शुरू हुई, कुछ उदास धुन, उसके बाद गायन शुरू हुआ जिसमें उतार चढ़ाव का भाव था। ये पल अचानक इतना जाना पहचाना सा लगता है, टिल्ड टिल्ड जैसे कल और आज दोनों दिखाए जा रहे हों। टिल्ड टिल्ड मेरी आवाज़ बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही थी। टिल्ड क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे? टिल्ड दुर्भाग्य से ये तुम नहीं हो। टिल्ड अंत तक मेरे साथ रहो। हम साथ साथ चल रहे थे लेकिन उस चौराहे पर रास्ता भटक गए। कुछ मिनट बाद गाना खत्म हुआ और मेहर अवस्थी ने अपनी हल्की नम आंखों को पोंछने के लिए हाथ उठाया। हालांकि वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही, फिर भी गीतों में एक खूबसूरत बीते रिश्ते के बेबसी भरे नुकसान का अफसोस और उदासी साफ महसूस की जा सकती है। इसके अलावा मेहर अवस्थी ने इसमें कुछ बारीकियां भी पकड़ीं। उदाहरण के लिए, ये गाना दिल दहला देने वाला होना चाहिए था, लेकिन जब रातराग नाम के इस गायक ने इसे गाया तो इसमें राहत और मुक्ति का भाव भी जुड़ गया। गाने का पहला भाग बहुत धीमी आवाज में है, जिससे इसे गाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि दूसरा भाग कोरस अचानक ऊंची आवाज में हो जाता है। हालांकि सेशु ने इसे पूरे गाने में बहुत अच्छे से निभाया, जिससे उनकी गायकी का कौशल कुछ पेशेवर गायकों से भी कहीं बेहतर साबित हुआ। हालांकि उनकी आवाज़ इस गाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, या यूं कहें कि यह गाना असल में किसी लड़की के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। मेहर अवस्थी को थोड़ी जिज्ञासा हुई, क्या ये गाना लड़कियों के लिए ही लिखा गया था? जब संगीत प्रेमी कोई उत्कृष्ट मौलिक गीत सुनते हैं तो उनकी उत्तेजना और जिज्ञासा को दबाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उनका पेट बहुत भरा हुआ था और फूला हुआ था, इसलिए उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेहर अवस्थी ने खुद को रोक नहीं पाया और रातराग नाम के व्यक्ति को एक निजी संदेश भेजा। हेलो, क्या ये गीत आपकी मौलिक रचना है? रातराग ने तुरंत जवाब दिया, यह मेरी मौलिक रचना है। अकेली गुल, ये गीत बहुत उदास करने वाला है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। योकिशु, सच में ठीक हो गई। अकेली गुल, हाँ, जितना सुनती हूँ उतनी ही ऊर्जा मिलती है। योकिशु, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। अकेली गुल, क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये गीत वास्तव में एक लड़की के लिए लिखा गया था, है ना? रातराग, आपको कैसे पता चला कि यह एक लड़की के लिए लिखा गया है? अकेली गुल, मैं वास्तव में संगीत के बारे में थोड़ा जानती हूँ और मैं अंतर बता सकती हूँ। रातराग, आपकी सोच मिलती है। हाँ हाँ, आपने लोन प्लम नाम क्यों चुना? अकेली गुल, तो फिर तुम्हारा नाम रातराग क्यों है? सेशु, क्योंकि मेरा जन्म एक जहाज पर हुआ था जब बर्फ गिर रही थी। अकेली गुल, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बेर का फूल हूँ जो देखने में तो सुंदर है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। अध्याय 8। एक तन पहली मुलाकात। रेयांश खन्ना को भी नींद नहीं आ रही थी। आज बहुत कुछ हो चुका था जिससे वह अत्यधिक उत्तेजित था और उसका मस्तिष्क सामान्य रूप से सक्रिय था। सीधे शब्दों में कहें तो उसे अनिद्रा थी। इसलिए मैंने कहानी बॉक्स पर अकेली गुल नाम के इस व्यक्ति से निजी संदेशों के माध्यम से चैट करना शुरू किया। जब रेयांश खन्ना को पता चला कि दूसरी पार्टी ने किरदार का नाम अकेली गुल गोमे क्यों रखा है तो वह हंसे बिना नहीं रह सके। ये व्यक्ति काफी आत्ममुग्ध है, यहाँ तक कि खुद को सुंदर भी बता रहा है। रेयांश खन्ना के अनुभव के आधार पर कोई जितना ज्यादा ऐसा कहता है उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वह एक दिखावटी प्यारी लड़की है, लेकिन असल में एक अकड़ू आदमी है। वह बार बार कहता रहता है, मैं लड़की हूँ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन असल में वह स्क्रीन के सामने बैठकर पैर की उंगलियां खुजलाने वाला एक तगड़ा आदमी है। रेयांश खन्ना इस दिखावटी लड़की से और बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संदेश भेजा, मैं अब सोने जा रहा हूँ, अलविदा। उन्होंने अपना फोन नीचे रखा, बिस्तर पर लेट गए और आंखें बंद कर लीं। ये वाकई काफी आश्चर्यजनक है। इस अकेलेपन से थोड़ी देर बात करने के बाद रेयांश खन्ना का मूड धीरे धीरे शांत हो गया, उन्हें नींद आने लगी और जल्द ही वे सो गए। दूसरी मंजिल पर मेहर अवस्थी को थोड़ी झुंझलाहट हुई।
वह कसूर मेरा नहीं के संगीत संयोजन के बारे में और सवाल पूछने ही वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इस गाने को और भी वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाए तो यह और भी बेहतर लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ से स्नोबोर्ड नाम के व्यक्ति ने अलविदा संदेश भेजा और फिर चुप हो गया। मेहर अवस्थी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आखिरकार उसे एक प्रतिभा वेबसाइट पर एक बेहद भावपूर्ण और तकनीकी रूप से उत्कृष्ट मौलिक गीत मिला था और वह इस पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसे अनदेखा कर दिया। ये बीच की स्थिति कितनी निराशाजनक होती है। इसी क्षण सहायक रितिका मेहता ने व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, मेहर क्या तुम सो रही हो? कल रात श्रीलिन का व्यवहार कैसा था? क्या उन्होंने कुछ असामान्य किया? रितिका मेहता उसे अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि मेहर अवस्थी को अनिद्रा है और शायद वह इस समय सो नहीं रही होगी। मेहर अवस्थी ने जवाब दिया, मैं अभी सोने जा रही हूँ। श्रीलिन ठीक हैं और सामान्य लग रहे हैं। आपको भी जल्दी सो जाना चाहिए। शुभ रात्रि। फिर वह बिस्तर पर लेट गई, चादर ओढ़ ली और अंधेरे में उसकी साफ आंखें 2 बार झपकीं। बाथरूम में बेहोशी से जागने के बाद बिस्तर पर नग्न लेटी हुई अपनी छवि उसे याद आने से नहीं रोक सकी। या हम कल उससे पूछने की कोशिश कर सकते हैं, उसने वास्तव में कितना देखा। शायद उसने इसे ठीक से नहीं देखा हो, लेकिन मैं इस बारे में कैसे पूछूं? मेहर अवस्थी शर्मिंदा, परेशान और उलझन में थी। उसने बस अपना फ़ोन उठाया, ईयरफोन लगाए और फिर से कसूर मेरा नहीं गाना बजाया। जैसे जैसे वह सुनती गई, मेहर अवस्थी की पलकें भारी होती गईं और वह कंबल में लिपटकर गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे दिव्या कपूर और रितिका मेहता गाड़ी से आईं। उनकी फ्लाइट सुबह 10 बजे ड्रीमलाइन सिटी से स्टार सिटी के लिए थी। आज दोपहर मेहर अवस्थी इज गोइंग टू नंदीपुर टीवी टू रिकॉर्ड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुरों का संग्राम। जब दोनों पहुंचे तो रेयांश खन्ना पहले ही जल्दी उठकर अपने और मेहर अवस्थी के लिए नाश्ता तैयार कर चुके थे। दिव्या कपूर और रितिका मेहता की बात करें तो माफ़ कीजिएगा, ये रेयांश खन्ना की जिम्मेदारी नहीं है। निजी सहायक केवल मेहर अवस्थी की सुरक्षा और उनके दैनिक जीवन की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। इस समय मेहर अवस्थी दूसरी मंजिल पर नहा रही थीं। उनकी फुर्तीली सहायक रितिका मेहता मेज पर सजे स्वादिष्ट नाश्ते को देखकर खुद को रोक नहीं पाईं। उनका नन्हा सा गोल मटोल हाथ एक छोटे से स्टीम्ड बन की ओर बढ़ गया। दिव्या कपूर ने उस लालची नन्हे से गोल मटोल हाथ को थपथपाते हुए कहा, क्या हमने रास्ते में कुछ नहीं खाया था? लेकिन इस बन की खुशबू तो बहुत अच्छी है। सहायक ने दयनीय स्वर में कहा, मेहर अकेले इतना सारा कैसे खा सकती हैं? दिव्या कपूर ने उन्हें घूर कर देखा, फिर रेयांश खन्ना की ओर मुड़कर पूछा, शाओलिन कल रात सब ठीक था ना? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मेहर अवस्थी को नग्न देखने और फिर उस पर झपटने के अलावा बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था। दिव्या कपूर और रितिका मेहता अंदर आते ही ऊपर चली गईं। तीनों महिलाओं ने थोड़ी देर बात की, लेकिन मेहर अवस्थी ने उन्हें पिछली रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। चूंकि मेहर अवस्थी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए रेयांश भी कुछ नहीं कह सका। चलो इसे उन दोनों के बीच एक छोटा सा राज ही रहने देते हैं। मेहर अवस्थी जल्दी से नीचे चली गई। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, उसने बस अपने लंबे बालों को एक पोनीटेल में बांधा था और कैजुअल ट्रैकसूट और जीन्स पहनी थी। फिर भी उसकी लंबी टांगें बेहद आकर्षक थीं। वे लंबी और मांसल थीं, कुछ महिलाओं की तरह पतली और बांस के डंडों जैसी टांगों वाली नहीं। मेहर अवस्थी की टांगें लंबी और सुडौल थीं और चलते समय उसकी कमर लहराती थी, जिससे वह बेहद मोहक लग रही थी। साधारण कपड़ों में भी उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। शायद इसी को मासूमियत और मोहकता का मेल कहते हैं। रेयांश खन्ना को समझ आने लगा कि मेहर अवस्थी के इतने दीवाने क्यों थे। ऐसी महिला जो शांत स्वभाव की होने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से मोहक भी थी, किसी भी पुरुष के मन में अधिकार भावना जगाने में बहुत आसान थी। मेहर अवस्थी नीचे गईं, खाने की मेज पर बैठी, एक छोटा सा स्टीम्ड बन उठाया, एक निवाला लिया। उनकी आंखें हल्की सी चमक उठीं और उन्होंने ध्यान से खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने थाली में रखे 5-6 स्टीम्ड बन खत्म कर दिए, साथ ही बाजरे की दलिया का एक कटोरा पिया और एक अंडा भी खा लिया। रितिका मेहता बगल से उत्सुकता से देख रही थीं और अंत में खुद को रोक नहीं पाईं और पूछ बैठी, मेहर क्या ये स्वादिष्ट है? मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की ओर देखा, फिर नजरें हटाकर शांत भाव से कहा, आमतौर पर। रितिका मेहता ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह मेहर तुमने तो बहुत खा लिया। मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगा। मेहर अवस्थी को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उन्होंने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और खड़ी हो गईं, चलो चलते हैं। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर चली गईं। दिव्या कपूर ने रेयांश खन्ना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, किंग मेई ने इतने दिनों में नाश्ते में इतना नहीं खाया। आपकी खाना बनाने की कला वाकई कमाल की है। रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा, क्या श्रीमती अवस्थी ने यह नहीं कहा था कि यह बस औसत दर्जे का था? दिव्या कपूर हंस पड़ी और रितिका मेहता ने बगल से कहा, श्रीमान लिन, मेहर के साथ थोड़ा और समय बिताने के बाद आपको समझ आ जाएगा।
उसे बस लोगों की तारीफ करना नहीं आता। रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी की अलग थलग और अकेली आकृति को देखा और हल्के से सिर हिलाया। उन्हें पिछली रात ही इसका आभास हो गया था। यह अलग थलग रहने वाली देवी शायद वास्तव में इतनी कठोर नहीं है, वह बस अपने भावों को व्यक्त करने में अच्छी नहीं है। दोपहर को चारों लोग विमान से नंदीपुर पहुंचे। स्टार सिटी टीवी नेटवर्क ने हमें लेने के लिए खास तौर पर किसी को भेजा था। वह कार्यक्रम टीम की एक सदस्य थीं। वह युवती काफी हंसमुख थीं और रास्ते भर कार्यक्रम के बारे में बातें करती रहीं। वैसे सू महोदया, आपकी कंपनी से तान्या बंसल अभी स्टेशन पहुंची हैं। कार के अंदर आते ही युवती अचानक बोली। मेहर अवस्थी ने कार की खिड़की से नजरें हटाईं और सिर हिलाकर कहा, ओह ठीक है, धन्यवाद। युवती थोड़ी झिझकी, लेकिन ऋतिका मेहता ने तुरंत बातचीत को आगे बढ़ाया और दोनों हंसमुख लड़कियां आखिरकार अपनी बातचीत जारी रख सकीं। रेयांश खन्ना हैरान रह गए, उन्होंने तान्या बंसल के आने की उम्मीद नहीं की थी। सुरों का संग्राम जैसे उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेना एक साधारण कलाकार के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे यकीन है कि पल्लवी सूरी ने इसके पीछे काफ़ी मेहनत की होगी। कोशिश करें कि बाद में ज़्यादा लोगों से न मिलें और उनसे आमना सामना न हो। अब जब उनका तलाक हो चुका है तो उन्हें आगे किसी भी तरह के संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। रेयांश खन्ना यही सोच रहे थे कि कार स्टार सिटी टीवी स्टूडियो पहुंची और उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग से 5वीं मंजिल पर स्थित रिकॉर्डिंग हॉल तक जाने के लिए लिफ्ट ली। कल रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मेहमानों को जगह से परिचित होना था और अपने गानों का अभ्यास करना था। रेयांश खन्ना ने पूरे रास्ते धूप का चश्मा पहने रखा और मेहर अवस्थी के पीछे पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति हो। जब लिफ्ट 5वीं मंजिल पर पहुंची और दरवाजे खुले तो सामने तान्या बंसल और उनकी एजेंट पल्लवी सूरी नजर आईं। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही तान्या बंसल चौंक गईं, उनका मुंह थोड़ा खुला रह गया, उनके चेहरे पर हैरानी के बाद सतर्कता के भाव दिखाई दिए। हालांकि रेयांश खन्ना ने धूप का चश्मा पहन रखा था और वह मेहर अवस्थी के एजेंट और सहायक के पीछे खड़े थे, फिर भी शादी के 3 साल बाद और उनसे इतनी अच्छी तरह परिचित होने के कारण तान्या बंसल ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वाकई उनका तलाक लेने का कोई इरादा नहीं था और वे तो मेरे पीछे पीछे स्टार सिटी तक आ गए। उन्हें कैसे पता चला कि मैं स्टार सिटी टीवी नेटवर्क पर एक शो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? स्टार सिटी टीवी नेटवर्क ने तो अभी तक सुरों का संग्राम के इस सीजन के लिए मेहमानों की सूची भी घोषित नहीं की है। फिर भी वे मेरा पता लगाने में कामयाब रहे। क्या ये आदमी अब भी मेरे पीछे इतना पड़ा है? तान्या बंसल ने रेयांश खन्ना को देखा, उनकी भावनाएं उलझी हुई थीं। वह अपने आकर्षण से खुश भी थीं और इस बात से चिंतित भी कि कहीं रेयांश खन्ना उत्साह में आकर यह खुलासा न कर दे कि उनकी शादी हो चुकी है। जब वे हिचकिचा रहे थे तभी तान्या बंसल की एजेंट पल्लवी सूरी सबसे पहले शांत हुई और दिव्या कपूर को देखकर मुस्कुराईं। दिव्या मैम, क्या संयोग है? मेहर अवस्थी और तान्या बंसल दोनों ही क्रिसेंट एंटरटेनमेंट की साइन की हुई गायिका हैं और पल्लवी सूरी और दिव्या कपूर भी क्रिसेंट की मैनेजर हैं, इसलिए वे एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से जानती हैं। हालांकि चूंकि वे जिन कलाकारों को मैनेज करती हैं उनका रुतबा अलग अलग है, इसलिए एजेंटों में भी अलग अलग स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए पल्लवी सूरी को दिव्या कपूर को बहन कहकर बुलाना पड़ता है, जबकि असल में वह दिव्या कपूर से कई साल बड़ी हैं। दिव्या कपूर ने कोई नखरा नहीं दिखाया और विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पल्लवी जी, आप काफ़ी जल्दी आ गईं। मैंने सुना है कि तान्या बंसल ने इस एपिसोड के लिए बहुत अच्छा गाना चुना है, इसे जारी रखें। हम तो बस यहाँ अपना चेहरा दिखाने आए हैं। हमें अभी भी किंगमेई की ज़रूरत है ताकि वह कंपनी का नाम रोशन कर सके। ओह ठीक है, मुस्कुराते हुए पल्लवी सूरी ने सहजता से पूछा, क्या किंगमेई अब ठीक हैं? क्रिसेंट में सभी को पता है कि मेहर अवस्थी हाल ही में बीमार पड़ गई थी और उन्होंने लंबा ब्रेक लिया था। सुरों का संग्राम में ठीक होने के बाद यह उनकी पहली उपस्थिति है और कई प्रशंसक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि अन्य उन्हें खुद का मजाक उड़ाते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। मनोरंजन उद्योग इतना क्रूर है, किसी को परवाह नहीं होती कि आप बीमार हैं या आपका गला खराब है। एक बार जब आप जीविका कमाने में असमर्थ हो जाते हैं तो कोई और तुरंत आपकी जगह ले लेता है। उदाहरण के लिए तान्या बंसल का लक्ष्य सुरों का संग्राम का लाभ उठाकर मेहर अवस्थी को सीधे हराना है। इस तरह कंपनी मेहर अवस्थी के मूल संसाधनों को उन्हें आवंटित कर देगी। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रेयांश खन्ना यहां आएंगे और मेहर अवस्थी के साथ खड़े भी होंगे। मैं अब काफ़ी बेहतर हूं, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। इस क्षण दिव्या कपूर ने मुस्कुराते हुए पल्लवी सूरी को जवाब दिया, जबकि मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना भी मौजूद थे। अन्य 3 लोगों के साथ साथ वे भी लिफ्ट से बाहर निकल गए। पल्लवी सूरी ने कुछ हैरान परेशान सी तान्या बंसल को थोड़ा सा खींचकर एक तरफ किया और लिफ्ट में चली गईं। तान्या बंसल और रेयांश खन्ना एक दूसरे के बगल से गुजरे और तान्या बहुत घबरा गई थी। उन्हें डर था कि रेयांश खन्ना वहीं पर हंगामा खड़ा कर देंगे, लेकिन रेयांश खन्ना शांत रहे, मानो उन्हें जानते ही न हो, और लिफ्ट के दरवाजे बंद होने तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उफ,
तान्या बंसल ने राहत की सांस ली। लिफ्ट में सिर्फ वह और पल्लवी सूरी ही थीं। तान्या बंसल का चेहरा कुछ गंभीर था। आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? पल्लवी सूरी ने भी भौहें चढ़ा लीं। अभी जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे थे उससे तो यही लगता है कि रेयांश खन्ना पूरे समय मेहर अवस्थी का पीछा कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेहर अवस्थी के मैनेजर या असिस्टेंट बन गए हों? उन्होंने फिर से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तो नहीं सुना कि कंपनी ने कोई नया एजेंट या असिस्टेंट नियुक्त किया है। तान्या बंसल का चेहरा और भी लाल हो गया। वह जरूर मेरे लिए ही आया था। पल्लवी सूरी ने आह भरी। लगता है 3 करोड़ रुपए की रिश्वत भी काफी नहीं है, इसीलिए तो उसने इसे नहीं लिया। बात पैसों की नहीं है। तान्या बंसल ने सिर हिलाया। रेयांश खन्ना बस तलाक नहीं चाहता और मुझे परेशान करता रहना चाहता है। तो फिर उसने सीधे तुमसे बात क्यों नहीं की? पल्लवी सूरी ने हैरानी से पूछा। तान्या बंसल ने एक पल सोचा। वह मुझे पसंद करता है, मुझे भूल नहीं पा रहा है और फिलहाल मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन वह मुझे हमेशा के लिए पाना चाहता है। मर्द ऐसे ही होते हैं। पल्लवी सूरी ने कहा, अगर सच में यही बात है तो अगर रेयांश खन्ना को पता चल गया कि वह तुम्हें वापस नहीं पा सकता तो क्या वह तुम्हारे रिश्ते के बारे में अफवाहें नहीं फैलाएगा? तान्या बंसल ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मुझे उससे बात करने का मौका ढूंढना होगा। उम्मीद है कि वह समझ जाएगा कि अब हमारे लिए यह नामुमकिन है। इसी समय रेयांश खन्ना, मेहर अवस्थी और बाकी 2 लोग स्टार सिटी टीवी नेटवर्क के रिकॉर्डिंग हॉल नंबर 2 में पहुंच चुके थे। कई गायकों ने पहले ही अपने परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर ली थी और अब रिकॉर्डिंग हॉल में कोई और मेहमान नहीं था, इसलिए मेहर अवस्थी स्टेज पर जाकर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकती थीं। दिव्या कपूर शो के डायरेक्टर से जान पहचान बनाने की कोशिश में चली गईं, जबकि रितिका मेहता कल होने वाली ऑफिशियल रिकॉर्डिंग के लिए मेहर अवस्थी के परफॉर्मेंस आउटफिट को तैयार करने में व्यस्त थीं। रेयांश खन्ना के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह चुपचाप एक कोने में खड़े रहे, ये सोचते हुए कि मेहर अवस्थी को धमकी देने वाला आदमी स्टार सिटी टीवी नेटवर्क में घुसपैठ नहीं कर सकता। हालांकि मेहर अवस्थी तुरंत स्टेज पर नहीं गईं। इसके बजाय वह रेयांश खन्ना के पास गईं और पूछा, क्या आप तान्या बंसल को जानते हैं? रेयांश खन्ना हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेहर अवस्थी इतनी समझदार होंगी। उन्होंने तो उस पल को भी नोटिस कर लिया था जब तान्या बंसल ने लिफ्ट में उन्हें खाली निगाहों से देखा था। मैं उन्हें नहीं जानती। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। उनका पहले ही तलाक हो चुका था, इसलिए अब कोई रिश्ता नहीं था और वो अब तान्या बंसल से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया, कोई और सवाल नहीं पूछा और मंच पर चली गईं। उनके बगल में बैठे बैंड के सदस्यों को मेहर अवस्थी द्वारा गाए जाने वाले गाने का संगीत पहले ही मिल चुका था। यह उनका एक मशहूर गाना था और रेयांश खन्ना ने भी इसे पहले सुना था। ये काफी लोकप्रिय था और एक क्लासिक गाना माना जाता था। हालांकि मेहर अवस्थी की आवाज़ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और बैंड के साथ एक रिहर्सल के बाद भी इसका असर कुछ खास नहीं था। माफ़ कीजिए गुरुजी, क्या हम इसे फिर से गा सकते हैं? मेहर अवस्थी ने बैंड के सदस्यों को प्रणाम किया। आमतौर पर शांत रहने वाली मेहर अवस्थी मंच पर कदम रखते ही एक जोशीली गायिका में बदल गईं। आखिर वो संगीत जगत की उभरती हुई स्टार हैं, इसलिए सभी को उन्हें उतना सम्मान देना ही था और उन्होंने जल्दी से फिर से अभ्यास किया। इस बार यह काफ़ी बेहतर था। बाद में अन्य गायकों के अभ्यास के लिए आने वाले थे, इसलिए मेहर अवस्थी बैंड के साथ मंच पर हमेशा के लिए नहीं रुक सकी। उन्हें रिहर्सल के बाद होटल वापस जाना पड़ा। मेहर, तुमने अभी बहुत सुंदर गाया। रितिका मेहता और दिव्या कपूर भी लौट आई और उन्होंने मेहर अवस्थी को दूसरी बार गाते हुए सुना। रितिका मेहता ने ताली बजाई और खुशी से कहा। हालांकि मेहर अवस्थी का चेहरा कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट थीं। दिव्या कपूर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, किंग मेई, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। आखिर तुम्हारी आवाज़ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मेहर अवस्थी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर अचानक बोली, दिव्या मैम, क्या आप कोई नया गाना ढूंढ सकती हैं? दिव्या कपूर ने पूछा, क्या तुम कोई नया गाना गाना चाहती हो? मेहर अवस्थी ने सहमति में गुनगुनाया, मैं पुराने गानों को दोहराना नहीं चाहती, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रेयांश खन्ना ने भी सहमति में सिर हिलाया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मेहर अवस्थी अपने डेब्यू के महज 3 साल बाद ही पॉप दिवा बन गईं। कम से कम गायन के मामले में उनके उच्च मानदंड तो थे ही। आजकल कई जाने माने गायक गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और सुरक्षित रहने के लिए वे बस अपने या दूसरों के पुराने गाने गाते हैं। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा खो दी है और अब वे केवल अपनी पिछली उपलब्धियों पर ही निर्भर रहना जानते हैं। मेहर अवस्थी जैसी शुद्ध गायिकाएं अब दुर्लभ होती जा रही हैं। खास बात यह है कि वह बेहद खूबसूरत भी हैं और उनके पैर भी बेहद लंबे हैं, जो कि काफ़ी दुर्लभ है। हालांकि उस गाने में उनके प्रदर्शन को देखकर लगता है कि मेहर अवस्थी वाकई अच्छी स्थिति में नहीं थीं। अगर कल की आधिकारिक रिकॉर्डिंग के दौरान भी यही स्थिति बनी रहती है तो उनकी रैंकिंग शायद बहुत अच्छी नहीं होगी। रेयांश खन्ना केवल सहायक और अंगरक्षक थे, इसलिए वे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे।
चारों लोग स्टार सिटी टीवी नेटवर्क से निकलकर अपने बुक किए हुए होटल में गए। मेहर अवस्थी की सुरक्षा को आसान बनाने के लिए रेयांश खन्ना का कमरा उनके कमरे के बगल में था। रेयांश खन्ना अभी कमरे में दाखिल ही हुए थे कि उनका फ़ोन बज उठा। तान्या बंसल का फ़ोन था। रेयांश खन्ना, आप कहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। अध्याय 10। शायद आप ज़्यादा सोच रहे हैं। तान्या बंसल, मैं काम पर हूँ, बस बताइए कि फ़ोन पर क्या है। रेयांश खन्ना को आश्चर्य हुआ कि तान्या बंसल ने उन्हें फ़ोन किया। जवाब देने से पहले वह एक पल के लिए रुके। रेयांश खन्ना, आप क्या काम करते हैं? तान्या बंसल ने अचानक पूछा। रेयांश खन्ना ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मेहर अवस्थी का सहायक हूँ। तान्या बंसल की आवाज़ अचानक तेज हो गई। रेयांश खन्ना, हमारी साथ में बहुत सी अच्छी यादें हैं और मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो सकें। मैं आपसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। रेयांश खन्ना ने हैरानी से पूछा, क्या हमने 1 महीने में तलाक की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति नहीं जताई थी? अब और क्या बात करनी बाकी है? तान्या बंसल थोड़ी देर रुकी, उनकी आवाज़ थोड़ी नर्म पड़ गई। रेयांश खन्ना, मुझे पता है कि मेहर अवस्थी हिल्टन होटल में ठहरी हैं। पहली मंजिल पर एक कॉफ़ी शॉप है, मैं वहीं आपका इंतज़ार करूंगी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रेयांश खन्ना कुछ असमंजस में थे, सोच रहे थे कि तान्या बंसल और क्या कहना चाहती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो रितिका मेहता खड़ी थीं। गोल चेहरे वाली एक लड़की मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोली, श्रीमान लिन, दिव्या मैडम ने अभी मेहर से पूछा था और उन्होंने कहा कि आपकी नौकरी बहुत अच्छी है। कितनी दुर्लभ बात है, मुझे लगा था कि मेहर अपने घर में किसी पुरुष को नहीं रखना चाहेगी। रेयांश खन्ना ने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हें पता होता कि मैंने तुम्हारी बचपन की प्रेमिका को कल रात नग्न अवस्था में देखा और उस पर झपट पड़ा तो शायद तुम ऐसा नहीं कहती। वह मुस्कुराया और बोला, मिस जो, आप मुझे रेयांश खन्ना कह सकती हैं। रितिका मेहता खिलखिलाकर बोली, मैं आपको भाई लिन कहूंगी और आप मुझे रितिका मेहता कह सकते हैं। रेयांश खन्ना भी हंसे और बोले, ठीक है, वैसे रितिका मेहता, मैंने ऑनलाइन कुछ लोगों को सुश्री अवस्थी के बारे में बुरा भला कहते देखा। क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ? ये सुनकर रितिका मेहता का गोल चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गुस्से में बोली, ये पैसे लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। मेहर कभी किसी रिश्ते में रही ही नहीं, वह रखेल कैसे हो सकती है? ये कमीने बहुत ही घटिया हैं। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। उन्होंने यह बात कल रात ही देखी थी। सीधे शब्दों में कहें तो मेहर अवस्थी को सामाजिक मेलजोल में दिक्कत होती थी और साफ शब्दों में कहें तो शायद उन्हें थोड़ी सामाजिक घबराहट थी। उस जैसी लड़की का पुरुषों से बहुत कम संपर्क होता है, इसलिए उसके अलिखित नियमों में शामिल होने या रखेल होने का विचार वास्तव में बेतुका है। रेयांश खन्ना ने रितिका मेहता के शब्दों में छिपे अर्थ को समझा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए बोले, एक प्रतिद्वंद्वी। मनोरंजन जगत में प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन ट्रोल्स का इस्तेमाल करना आम बात है। मेहर अवस्थी इतनी मशहूर हैं कि उन्होंने अनगिनत लोगों का रास्ता रोक दिया है। चूंकि वे उनकी शक्ल सूरत या पेशेवर क्षमता को बदनाम नहीं कर सकते, इसलिए वे उनकी निजी जिंदगी से ही शुरुआत कर सकते हैं। रितिका मेहता ने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैंने दिव्या मैम से सुना है कि मेहर को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन ट्रोल्स का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति शायद क्रिसेंट एंटरटेनमेंट का कोई कलाकार है। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट? क्या वे कलाकार एक ही कंपनी के नहीं हैं? क्या किसी को पता है? रेयांश खन्ना चौंक गए और मन ही मन सोचने लगे, ये तो वाकई बेरहमी है, वे अपने ही लोगों को निशाना बना रहे हैं। रितिका मेहता ने अपने दोनों गोलमटोल छोटे हाथ ऊपर उठाए, अपना मुंह ऐसे ढनका जैसे किसी के सुनने से डर रही हो, और रेयांश खन्ना के कान के पास झुक गईं। रेयांश खन्ना लगभग हंस पड़े। तुम एक जासूसी फिल्म में काम कर रही हो और तुम्हें जासूसी उपकरणों की चिंता है। वह भी उनके साथ ताल मिलाते हुए झुक गया और रितिका मेहता के कान में फुसफुसाया, बहुत मुमकिन है कि यह तान्या बंसल ही हो। हिल्टन होटल से एक गली दूर, जहां रेयांश खन्ना ठहरे हुए थे, एक और 5 सितारा होटल में पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल से, जिन्होंने अभी अभी अपना फ़ोन रखा था, पूछा, क्या वह मिलना और बात करना नहीं चाहते? तान्या बंसल मुस्कुराईं और बोलीं, वह मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहेंगे? वह बस मेरा ध्यान खींचने के लिए उदासीन होने का नाटक कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी टोपी, धूप का चश्मा और मास्क पहना और अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो गईं। इस बार वह रेयांश खन्ना से गंभीरता से बात करने, उनकी अवास्तविक कल्पनाओं को दूर करने, उन्हें तलाक के लिए राजी करने और उनसे वादा लेने के लिए दृढ़ थी कि वह उन्हें अब और परेशान नहीं करेंगे। पल्लवी सूरी ने कहा, मैं आपके साथ चलती हूँ। तान्या बंसल ने सिर हिलाया और दोनों साथ में होटल से निकलकर हिल्टन होटल की पहली मंजिल पर स्थित कॉफ़ी शॉप में चली गईं। दोनों साथ नहीं बैठीं। पल्लवी सूरी दूसरी मेज पर बैठ गईं, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि रेयांश खन्ना ज्यादा उत्साहित होकर तान्या बंसल को परेशान न करने लगें। पल्लवी सूरी थोड़ी देर बैठी रहीं, लेकिन रेयांश खन्ना नहीं आए। उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगी।
क्या उनका अनुमान गलत था? क्या रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के सहायक सिर्फ उनके करीब आने के लिए ही बने थे? जब वह सोच में डूबी हुई थी, तभी उन्होंने कॉफ़ी शॉप में एक जानी पहचानी शख्सियत को आते देखा। तान्या बंसल की आंखें चमक उठी, उनका हाव-भाव और भी शालीन हो गया और वह आत्मविश्वास से भर गईं। मेरा आकर्षण वाकई किसी भी पुरुष के लिए अनूठा है, यहाँ तक कि रेयांश खन्ना के लिए भी, जिनके साथ मैंने 3 साल बिताए हैं। अत्यधिक आकर्षक होना मुसीबतों को भी न्योता दे सकता है, यही खूबसूरती और असाधारणता का विरोधाभास है। गर्व और झुंझलाहट के मिले जुले भाव से तान्या बंसल ने रेयांश खन्ना को हल्के से हाथ हिलाकर इशारा किया। रेयांश खन्ना चलकर आए और बैठ गए। धूप का चश्मा पहने तान्या बंसल ने आह भरी। रेयांश खन्ना, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रेयांश खन्ना ने उलझन में पूछा, आपका क्या मतलब है? तान्या बंसल ने गंभीरता से समझाया, मुझे पता है कि आप अभी तक इससे उबर नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको सच्चाई का सामना करना सीखना होगा। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। शायद भविष्य में कोई और बेहतर महिला आपका इंतजार कर रही हो। रेयांश खन्ना चौंक गए, आपने मुझे सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए बुलाया? तान्या बंसल ने कहा, दरअसल मैं आपको इतना जिद्दी होते हुए नहीं देख सकती। रेयांश खन्ना, जाने दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। बोलते बोलते उसने एक बैंक कार्ड निकाला और रेयांश खन्ना के सामने बढ़ाते हुए कहा, इसमें 5 करोड़ रुपए हैं और पासवर्ड है आपकी जन्मतिथि। रेयांश खन्ना ने कुछ उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तान्या बंसल ने आगे कहा, रेयांश खन्ना, हमारा अतीत बहुत खूबसूरत रहा है। भले ही हम अलग हो गए हों, लेकिन हम दोस्त तो रह ही सकते हैं, है ना? एक दोस्त के तौर पर मैं उम्मीद करती हूं कि आप ठीक होंगे। ये 5 करोड़ रुपए आपके लिए शादी करने, बच्चे पैदा करने और आम आदमी से बेहतर जिंदगी जीने के लिए काफ़ी हैं, चाहे आप कहीं भी हों। इसे मेरी तरफ से आपके लिए मुआवजा समझिए। रेयांश खन्ना ने मेज पर रखे बैंक कार्ड की ओर देखा। आखिरकार उसे बात समझ आ गई और वह बेबसी से मुस्कुराया, क्या आपको डर है कि मैं हमारे बारे में दूसरों को बता दूंगा? तान्या बंसल ने अपने चश्मे उतारे और ईमानदारी से कहा, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी बेहतर हो। आपका व्यक्तित्व मनोरंजन जगत के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन बिना किसी दबाव के एक आम इंसान होना भी एक तरह की खुशी है ना? रेयांश खन्ना एक पल के लिए चुप रहे, फिर अचानक आह भरते हुए बोले, लगता है तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। उन्होंने बैंक कार्ड वापस रखते हुए शांत भाव से कहा, मेहर अवस्थी का सहायक बनना महज एक संयोग था। मुझे नहीं पता था कि तुम स्टार सिटी टीवी नेटवर्क पर कोई कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रही होगी। तान्या बंसल, क्या कोई संभावना है? रेयांश खन्ना ने आगे कहा, शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। तान्या बंसल जमसी गईं, रेयांश खन्ना के चेहरे को घूरती रहीं, मानो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हों कि क्या वह झूठ बोल रहे हैं। रेयांश खन्ना ने इस विषय पर और बात नहीं की और अचानक पूछा, मेहर अवस्थी हाल ही में अफवाहों का निशाना बनी है। क्या तुम्हें पता है कि ये किसने किया? तान्या बंसल एक पल के लिए रुकी, उनकी आंखें झपकती रहीं, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? रेयांश खन्ना ने हाथ हिलाते हुए कहा, बस यूं ही पूछ रहा था, ऐसे ही। मुझे याद है कि पल्लवी सूरी कई नौसेना कमांडरों को जानती थीं। तान्या बंसल ने भौहें चढ़ाकर रेयांश खन्ना को ऊपर से नीचे तक देखा, तुम मुझसे मिलने सिर्फ यही पूछने तो नहीं आए थे ना? रेयांश खन्ना अचानक हंसे, खड़े हुए और बोले, मुझे जवाब पता है। अभी के लिए बस इतना ही। अलविदा। इतना कहकर वे बिना रुके कॉफी शॉप से बाहर निकल गए। तान्या बंसल उनकी जाती हुई आकृति को देखती रहीं, उनकी आंखों में हैरानी थी। पल्लवी सूरी बैठ गईं, उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी थी। रेयांश खन्ना को कैसे पता चला कि हमने मेहर अवस्थी को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन ट्रोलर्स को काम पर रखा था? तान्या बंसल ने अपना सिर हिलाया, दूर कॉफी शॉप के प्रवेश द्वार को देखती रहीं, जबकि वह आकृति पहले ही जा चुकी थी। क्या मैं सच में उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती?